आकाशीय अभिशाप, आकाशीय अभिशाप। हवा बिना रुके चलती रही, जैसे समय का अंतहीन चक्र चल रहा हो। इस विशाल दुनिया में नए साधक कल्टिवेटर्स जमीन से उठकर आसमान छूते और पुराने बड़े बड़े महारथी मिट्टी में मिल जाते। बड़े साम्राज्य बनते और फिर ढह जाते, पर यह सिलसिला कभी नहीं रुका। निचले स्वर्ग लोअर हेवेंस के इलाके में, जहां ताकतवर लोग राज करते थे, एक बहुत बड़े बजाज परिवार के अंदर एक कमरा था। ये परिवार सिर्फ अमीर नहीं था, ये निचले स्वर्ग की राजनीति, व्यापार और शक्ति को कंट्रोल करने वाला एक राक्षस सा संगठन बहीमौत था। इस कमरे में 3 साल का एक बच्चा बिस्तर पर सोया हुआ देखा जा सकता था, जिसका नाम रुद्रांश था। कमरा कोई खास नहीं था, पर इसमें जो आरामदायक बिस्तर और शानदार कालीन बिछे थे, वे इस परिवार की हैसियत बता रहे थे। बच्चे के बाल काले, चेहरा गोल मटोल और प्यारा था। उसकी नाक थोड़ी नुकीली थी और गाल इतने प्यारे थे कि जो भी उसे देखता, उसका मन करता कि एक बार उसके गाल खींचकर प्यार कर ले। मगर इस प्यारे से चेहरे पर चैन नहीं था। बच्चा दर्द में लग रहा था, उसकी भौहें बहुत कसकर सिकुड़ी हुई थीं और चेहरे पर तकलीफ साफ दिख रही थी। अचानक बच्चे ने एक जोरदार सांस ली, बिस्तर से उछलकर उठा और अपना सिर कसकर पकड़ लिया। हाँ, यह क्या बवाल है, क्या हो गया? मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसकी आवाज पतली और बच्चे जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो घबराहट थी, वह एक बड़े इंसान की थी। जैसे ही बच्चा उठा, उसने अपने आसपास की चीजों को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए भारी भ्रम आया, लेकिन कमरे को देखते ही वह दूर हो गया। उसने कांपते हुए अपने छोटे हाथ ऊपर उठाए, वे मुलायम, छोटे और चिकने थे। इस नन्हे शरीर और बड़े दिमाग के तालमेल से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर जल्द ही उसके चेहरे पर एक ऐसी गहरी शांति छा गई जो किसी छोटे बच्चे के लिए सही नहीं थी, जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। क्या मैं सच में वापस आ गया? उसके अंदर एक शांत आवाज गूंजी। बच्चे ने अपने सिर को बिस्तर के सिरहाने पर टिकाया और आराम से बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं। वह अपनी तेज धड़कन को शांत करने की कोशिश में अपनी आंखें बंद कर लेता है। जल्द ही उसकी पुरानी यादों की एक बार उसे याद दिलाती है कि वह कौन है। वह है रुद्रांश बजाज, जो निचले स्वर्ग में सबसे बड़ी ताकत रखने वाले बजाज परिवार के मुख्य बच्चों में से एक है। उसे अब याद था, वह वापस अतीत में आ चुका है। ज्यादा सही यह होगा कि वह अपनी मौत के बाद वापस आया है। अपने पहले जीवन में रुद्रांश बजाज 28 साल की उम्र में मारा गया था। उसके बाद उसका पुनर्जन्म कौशल भूमि नाम की एक बिल्कुल अलग दुनिया में हुआ। वह दुनिया जहां चीख चीख नहीं थी, सिर्फ टेक्नोलॉजी और कौशल स्किल्स चलते थे, वहां वह 30 साल तक रहा और फिर मारा गया। 2 बार मौत के घाट उतरकर तीसरी बार जिंदगी मिली है। रुद्रांश ने सोचा, ये तकदीर भी अजीब खेल खेलती है, जैसे कोई पुरानी शायरी बार बार याद आती हो। हर मंजिल को पाकर भी भटकना पड़ा मुझे, ए जिंदगी। तूने तो 3 बार ठोकर दी है। वह जानता था कि ईश्वर ने उसे एक मौका दिया है और उसे वापस अतीत में, उसकी असली दुनिया यानी 4 स्वर्गों 4 हेवेंस की दुनिया में भेजा है। रुद्रांश ने अपने अंदर के डर और बेचैनी को दबाते हुए गहरी सांसें ली। उसने अपनी आंखें खोली और छत को देखा। उसकी सबसे पहली रणनीति थी छिपकर रहना, ले लो। रुद्रांश ने सोचा, मेरा दिमाग तो स्वर्गीय अमर शासकों की साजिशें सुलझाना चाहता है, पर यह 3 साल का शरीर कहता है, भाई पहले जाकर कुछ मीठा खाकर सो जा। ऐसा लगता है किस्मत मुझे कह रही है, बड़े काम करने से पहले बड़े हो जाओ बेटा। ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि मेरे अंदर इतनी बड़ी भविष्य की लाइब्रेरी भरी हुई है, पर मैं अपने ही कमरे से बाहर निकलकर कुछ कर नहीं सकता। उसने अपने छोटे से हाथ पर ध्यान केंद्रित किया। कोई बात नहीं, अब मैं किसी घमंडी की तरह व्यवहार नहीं करूंगा। इस बार मैं वह चुपचाप रहने वाला जादूगर बनूंगा जो पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल करेगा। स्वर्गीय विरोधी, हेवनली अपोजर्स। रुद्रांश ने धीरे से बुदबुदाया। वह जिस दुनिया में रहता था, वह स्वर्गलोक था, जहां 4 स्वर्ग एक दूसरे के ऊपर थे, और उसका बजाज परिवार निचले स्वर्ग में एक ऐसी ताकत था जिसके नाम से लोग कांपते थे। यह एक ठंडी और कठोर दुनिया थी, जहां हर पल जान जाने का खतरा था। यहाँ 4 स्वर्गों पर स्वर्गीय अमर लोगों, हेवनली इमॉर्टल्स का पहरा था, जो महान शासकों के रूप में ऊपर से सबको देखते थे।
अपने पिछले जीवन पर सोचते हुए रुद्रांश के होंठ सिकुड़ गए। वह उस समय एक घमंडी युवा मालिक था। वह याद करता है कि कैसे वह मामूली बातों पर अपने सेवकों पर चिल्लाता था और कैसे वह छोटे छोटे मामलों में दूसरे परिवारों से दुश्मनी मोल लेता था। मैं तो सोचता था कि मैं ही दुनिया हूँ। सच ही कहते हैं, खाली बर्तन ज्यादा शोर करता है। मेरी प्रतिभा तो एक छोटे से गड्ढे जितनी थी, पर घमंड पहाड़ जितना था। ये शर्मनाक था। यही घमंड उसे ले डूबा जब ताकत पाने के लालच में वह बुरे रास्ते पर चला गया और उन्हीं स्वर्गीय विरोधियों में से किसी एक के हाथों मारा गया। मरने के बाद जब उसका पुनर्जन्म कौशल भूमि में हुआ तो वह खुशी से पागल हो गया था। उसने सोचा था कि यह उसकी दूसरी शुरुआत है। लेकिन कौशल भूमि की दुनिया जहाँ ची नहीं थी और लड़ाई कौशल स्किल्स से होती थी, ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसका पुनर्जन्म भी किसी काम का नहीं रहा क्योंकि उसके सारे कौशल बेकार थे। उसे पीटा गया, मजाक उड़ाया गया। दो दुनिया और दोनों में मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। लगता है मेरी किस्मत एक ऐसे पुराने दोस्त की तरह है जो हमेशा गलत समय पर आता है। उसने मन में चुटकी ली, पर वह पूरी तरह नहीं टूटा। उसके पास पहले जीवन के तलवार चलाने के कौशल और तेज दिमाग की ताकत थी। इसी के दम पर उसने कौशल भूमि में किराए के सैनिक मर्सनरी के रूप में गुजारा किया। इसी दौरान उसे उपन्यास नॉवेल्स नाम की कोई चीज मिली। ये उपन्यास ही उसका असली खजाना बने। वह साधना से जुड़े उपन्यास पढ़ने लगा और तभी उसे स्वर्गीय विरोधी नाम की कोई चीज मिली। उत्सुकता से उसने इसे पढ़ा और दंग रह गया। यह उपन्यास 100% उसकी असली दुनिया के बारे में था। उपन्यास ने बताया कि जिन स्वर्गीय अमर शासकों ने स्वर्ग पर कब्जा कर रखा है, वे चालाक और खतरनाक हैं। उन्होंने स्वर्ग के नियम को तोड़कर चुने हुए लोगों चोजन वंस को मारना शुरू कर दिया ताकि उनकी 9 सीटें खतरे में न पड़ें। वे साजिश रचकर चुने हुए लोगों को इतनी पीड़ा देते थे कि उनकी आत्मा में बदले की आग भड़क जाए। यही आग स्वर्गीय विरोधियों का कारण बनी। रुद्रांश ने अब एक मजबूत योजना बनाई। उसके पास भविष्य का पूरा ज्ञान था। वह जानता था कि इस युग में कौन कौन से छोटे और कमजोर लोग बड़े होकर स्वर्गीय विरोधियों के महान नेता बनेंगे, जैसे कि वह महारानी एम्प्रेस, वह दैरवी जानवर हेवनली बीस्ट, वह औषधिराज का उत्तराधिकारी मेडिसिन किंग सक्सेसर और यहाँ तक कि वह असली नायक ट्रू एमसी भी। मुझे इस बार उनकी दोस्ती चाहिए, उनकी दुश्मनी नहीं। मैं उनके लिए एक सीढ़ी बनूंगा, न कि एक खलनायक। रुद्रांश ने ठान लिया। मैं चुपचाप अपनी साधना करूंगा, अमर बनूंगा और अपने अरमान पूरे करूंगा। अगर उन विरोधियों का नेता बनना मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं सबसे शांत विरोधी सम्राट बनूंगा। उसने अपने छोटे गालों पर हाथ फेरा। ठीक है रुद्रांश बजाज, सबसे पहले मुझे अच्छा खाना खाना है और जल्दी बड़ा होना है। इस 3 साल के शरीर के साथ मेरी सारी योजनाएं ख्याली पुलाव की हैं। आकाशीय अभिशाप भाग 2, हिमशिला का अभिशाप। रुद्रांश ने आखिरकार गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। वह अभी भी उसी कमरे में था, जिसका मतलब था कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। उसने धीरे धीरे बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। ये कितनी बड़ी विडंबना थी। एक अमर आत्मा का इतना शक्तिशाली ज्ञान और वह एक छोटे से 3 साल के शरीर को संभाल नहीं पा रहा था। शारीरिक नियंत्रण पर ध्यान देना होगा, उसने मन में ठान लिया। वह आईने की तरफ बढ़ा और अपने आप को देखा। यह मासूम चेहरा, गोल मटोल गाल। किसी को क्या पता कि इस प्यारे से चेहरे के अंदर एक 2 बार मरा हुआ और पूरे भविष्य का ज्ञान रखने वाला आदमी बैठा है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक नौकरानी हांफती हुई अंदर भागी। रुद्रांश ने तुरंत अपनी आंखें चमकाईं और एक बच्चे की तरह अभिनय करते हुए पूछा, क्या हुआ? नौकरानी ने कहा, छोटे मालिक, पहली मालकिन बच्चे को जन्म दे रही है। ये सुनकर रुद्रांश ने जानबूझकर हैरानी जताई और फिर खुशी से चिल्लाया। बच्चे जैसा नाटक करना अब उसके लिए एक दूसरा स्वभाव बन चुका था। वह जानता था कि इस परिवार में, जहां बजाज परिवार की राजनीति चलती है, वहां मासूमियत का मुखौटा पहनना ही अमरता की उसकी गुप्त योजना का पहला कदम था। नौकरानी के पीछे चलते हुए वह आंगन तक पहुंच गया। रास्ते में उसके दिमाग में उसके पिता बजाज प्रताप का ख्याल आया। जब उसने सुना कि प्रताप ने साधना में व्यस्त होने का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया है,
तो रुद्रांश मन ही मन हंसा। कितनी बड़ी विडंबना है। पिताजी को लगता है कि साधना में व्यस्त रहना ही दुनिया का सबसे बड़ा त्याग है। रुद्रांश ने मन में सोचा, लगता है पिताजी को कभी कभी साधना की जगह रिश्तेदारी की क्लास लेनी चाहिए थी। साधना से बड़ा उनका घमंड और पद है, और यही चीज उन्हें भविष्य में ले डूबेगी। आंगन में पहुंचते ही चीखें कम हो गईं और उनकी जगह एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज के साथ कमरे के अंदर से एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका आया। ये झोंका इतना तेज था कि आंगन में खड़े नौकरों के शरीर ठंडे पड़ गए। रुद्रांश के पूरे शरीर में एक गहरी सिरहन दौड़ गई। ये ठंड साधना की नसों को जमा देने वाली थी, जिससे पता चलता था कि यह बच्ची साधारण नहीं है। तभी शक्तिशाली आभा और रस वाले लोग आंगन में दिखने लगे। ये सब बजाज परिवार के बुजुर्ग और ताकतवर सदस्य थे। और फिर उनके मुखिया, उसके दादाजी बजाज अमरेश भी वहां आ गए। रुद्रांश ने अपने पिता बजाज प्रताप को देखा, जो अब सबके सामने अच्छा दिखने के लिए अपने पिता बजाज अमरेश के पास खड़े हो गए थे। रुद्रांश तुरंत अपने चेहरे पर खुश होने का सबसे अच्छा भाव लाया और बचकानी आवाज में चिल्लाया, पिताजी, और सीधा उनकी गोद में कूद गया। प्रताप ने सामान्य मुस्कान के साथ उसे उठाया, लेकिन रुद्रांश ने महसूस किया कि उनके हाथों में खिंचाव है। प्रताप अंदर से चिढ़ रहे थे, क्योंकि वे इन महत्वपूर्ण पलों में इस बच्चे के साथ नहीं रहना चाहते थे। रुद्रांश ने जानबूझकर अपने पिता की दाढ़ी से खेलना शुरू कर दिया। रुद्रांश मन ही मन मुस्कुराया, तुम हमेशा यही करते हो पिताजी, नाटक करते हो, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए बेटा सिर्फ एक वसीयत है, एक राजनीतिक हथियार। कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें भी तुम्हारी जगह दिखाऊंगा। तभी दाई कमरे से बाहर आए और बजाज अमरेश तेजी से अंदर चले गए। रुद्रांश ने अपने दादाजी पर ध्यान केंद्रित किया। बजाज अमरेश, जिनकी साधना निचले स्वर्ग के शिखर पर थी, अपने आप में एक जीवित किंवदंती थे। उन्होंने बच्चे को उठाकर स्कैन किया। रुद्रांश ने देखा कि पहले दादाजी का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह खुश थे, उन्होंने शायद बच्चे में भयंकर प्रतिभा महसूस की थी। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे की वह खुशी ऐसे उड़ गई, जैसे किसी ने सच ही कहा हो, खुशी की बारिश में अक्सर गम की बिजली कड़कती है। दादाजी ने निराश चेहरे से घोषणा की, अफसोस, इसमें साधना करने की भयंकर प्रतिभा है, लेकिन इसकी नसें हिमशिला से रुकी हुई हैं। यह न सिर्फ साधना नहीं कर पाएगी, बल्कि पूरी जिंदगी इस भयानक ठंड को सहना पड़ेगा। हिमशिला। रुद्रांश को याद आया कि हिमशिला साधना के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। ये प्रतिभा को जमा देती है और शरीर को धीरे धीरे मार डालती है। दादाजी की बात सुनते ही आंगन का माहौल बदल गया। जिनके चेहरे पर लालच था, वे अब राहत महसूस कर रहे थे। वहीं रुद्रांश का पिता प्रताप, जिसने अपनी ही बेटी को एक बार भी नहीं देखा था, तुरंत रुद्रांश को जमीन पर रखा और बिना एक भी शब्द कहे वहां से चला गया। हाँ, भाग गए। रुद्रांश ने मन में ताली पीटी। पिताजी ऐसे भागे जैसे किसी ने कह दिया हो, साधना से ब्रेक लो और बच्चे को दूध पिलाओ। अब आंगन में सिर्फ नौकरानियां और रुद्रांश बचा था। उसी सन्नाटे में उसकी मां की शांत आवाज आई, उसे मुझे दे दो। रुद्रांश अपनी मां के कमरे की तरफ बढ़ा। वहां उसकी मां बैठी थी, काले बाल, शांत लेकिन थका हुआ चेहरा। वह कोमल दिखती थी, लेकिन रुद्रांश जानता था कि यह सिर्फ दिखावा था। उसकी मां, जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है, एक ऐसी चालाक और साजिश रचने वाली औरत थी, जो फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती थी। रुद्रांश जानता था कि उसकी मां एक राक्षसी डेमन थी, जिसने अनगिनत लोगों को अपनी चालों से बर्बाद किया था। लेकिन रुद्रांश ये भी जानता था कि वह राक्षसी उसे प्यार करती थी। ये प्यार अजीब था। रुद्रांश जानता था, जैसे कोई शायरी कहती है, नफरत की आग में पली है, ये मोहब्बत की दाल जहर से भरी है, पर मेरे लिए मीठी है। यह अजीबोगरीब रिश्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। रुद्रांश ने तुरंत अपनी बहन के बारे में सोचना शुरू किया। हिमशिला, ये प्रतिभा, ये ठंडक। अगर मैं इस अभिशाप को तोड़ सका, तो मेरी बहन, जिसकी नसें हिमशिला से भरी हैं, एक अविश्वसनीय प्रतिभा बनकर उभरेगी। वह भविष्य में स्वर्ग विरोधियों की सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बनेगी। उसने मन ही मन अपनी योजना में एक नया अध्याय जोड़ा। पहला कदम अपनी बहन को बचाना और उसे अपना बनाना।
वह कमरे में चला गया और अपनी माँ के पास जाकर मासूमियत से बोला, माँ, क्या यह मेरी छोटी बहन है? उसकी माँ ने बिना किसी भावना के बच्चे को गोद में लिया और फिर रुद्रांश को देखा। उस राक्षसी औरत के चेहरे पर एक मुस्कान आई जो केवल रुद्रांश के लिए थी। आकाशीय अभिशाप भाग 4, नए रास्ते और पुरानी चालें। तो अब क्या किया जाए? रुद्रांश बजाज ने अपने कमरे की छत को घूरते हुए कहा। वह इस समय अपने कमरे में एक आरामदायक कुर्सी पर लेटा हुआ था। उसकी बहन अवनी बजाज के जन्म को 2 दिन हो चुके थे। इन 2 दिनों में कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ उसके पिता बजाज प्रताप एक बार अवनी से मिलने आए थे और हिमशिला के अभिशाप की खबर पूरे बजाज परिवार में फैल चुकी थी। इस समय रुद्रांश पूरी तरह से भविष्य की रणनीति पर विचार कर रहा था। अपने कौशल जुड़ाव के सफल प्रयोग के बाद उसने दूसरे कौशलों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। जब भी उसने कोई दूसरा कौशल इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसके सिर में भयानक दर्द होने लगा। शुक्र है, उसका सक्रिय कौशल एक्टिव स्किल जो उसे चीजों को याद रखने देता है, उसकी वजह से उसे स्वर्गीय विरोधियों के उपन्यास की हर एक बारी की याद थी। यही कारण था कि वह इस बात को लेकर भ्रमित था कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। अगर यह उसकी पहली मौत से पहले वाला रुद्रांश होता तो वह निस्संदेह उन सभी संसाधनों रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता जिनके बारे में उसे पता था और बिना किसी की परवाह किए ताकतवर बन जाता। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। कौशल भूमि में अपने दूसरे जीवन के बाद वह पूरी तरह से बदल गया था। इस जीवन में वह अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना चाहता था। यकीनन रुद्रांश का लक्ष्य हमेशा की तरह शिखर तक पहुंचना था। यह न तो अतीत में बदला था और न ही भविष्य में बदलेगा, लेकिन अब वह अधिक विनम्र हो गया था। कोई अफसोस न हो, है न? रुद्रांश ने सोचा। अपने दोनों जीवनों में वह सिर्फ शक्ति और ताकत के पीछे भागा था। इसी वजह से वह जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं ले पाया था। इस जीवन में वह शिखर तक पहुंचेगा, पर अफसोस उसे छू भी नहीं पाएगा। वह मजबूत होते हुए भी अपने जीवन का मजा लेगा, हर पल को जिएगा। रुद्रांश ने मन ही मन एक पुरानी कहावत दोहराई, पीछे मुड़कर देखने से सिर्फ धूल मिलती है, पर अगर रास्ते में मजे लिए हों तो कम से कम कहानी सुनाने लायक होती है। हाँ, मैं यही करूँगा। जल्द ही रुद्रांश के दिमाग में एक योजना बन गई। वह चोरी छिपे कुछ शक्तिशाली खजाने और संसाधन उठाएगा जो दरअसल दूसरों के होने चाहिए। बेशक वह सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेगा जो भविष्य पर बहुत ज्यादा असर न डालें। साथ ही उसे सतर्क भी रहना था। आखिरकार वह स्वर्गीय अमर शासकों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता था। इन सब से ऊपर उसे सबसे पहले अपनी छोटी बहन अवनी बजाज को ठीक करना था। यह आसान नहीं होगा। उसने अपनी मौजूदा स्थिति पर विचार किया। रुद्रांश बजाज निचले स्वर्ग के बजाज परिवार का हिस्सा। बजाज परिवार की हैसियत समझने के लिए ये जानना जरूरी था कि निचले स्वर्ग में 7 साम्राज्य 7 एम्पायर पूरे निचले स्वर्ग पर राज करते थे। ये सभी साम्राज्य ताकत में बराबर थे और एक दूसरे पर लगाम लगाए रखते थे। जहाँ तक संप्रदायों सेक्ट्स की बात थी, निचले लोक में संप्रदाय साम्राज्यों द्वारा बनाए जाते थे। यहाँ उन्हें गिल्ड्स से तुलना कर सकते थे। वे शिकार करने और दूसरे साहसिक काम करते थे जिससे राक्षसी जानवर काबू में रहते थे। संप्रदाय वह जगह थी जहाँ बिना किसी बड़ी पृष्ठभूमि वाले आम लोग साधना करने के लिए शामिल होते थे। बजाज परिवार महान रेक्सियन साम्राज्य द ग्रेट रेक्शन एम्पायर से संबंधित था। ये साम्राज्य के शीर्ष 5 परिवारों में से एक था जो साम्राज्य के एक बड़े हिस्से पर राज करता था। बजाज परिवार की ताकत तलवार की नोक पर टिकी थी। रुद्रांश की मां आरुषि उसके पिता बजाज प्रताप की पहली पत्नी थी। वह बजाज परिवार से कम ताकतवर परिवार से थी। उनकी शादी एक राजनीतिक समझौता थी। आरुषि के लिए सब कुछ ठीक होना चाहिए था, लेकिन तब हालात बिगड़ गए जब उसके पिता प्रताप को मिन परिवार मिन फैमिली की एक बेटी से प्यार हो गया। मिन परिवार भी बजाज परिवार के जितना ही शक्तिशाली था। प्रताप और मिन परिवार की बेटी का गठबंधन एक शक्तिशाली गठजोड़ बनाता। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए यह परफेक्ट था। आखिरकार आरुषि, भले ही उसे पहली मालकिन कहा जाता था,
लेकिन परिवार के भीतर उसकी कोई ऊंची स्थिति नहीं थी। वह एक तरह से आंखों की किरकिरी बन गई थी। यहाँ तक कि उसके पिता प्रताप भी अब शायद ही उनसे बात करते थे। जल्द ही भविष्य की एक भयानक छवि रुद्रांश के दिमाग में भर गई, जिससे उसने अपने हाथ जोर से भींच लिए। इस बार नहीं, रुद्रांश ने शपथ ली। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें ली। रुद्रांश ने मन ही मन एक पुरानी शायरी दोहराई, तकदीर भी बड़ी अजीब चीज है, जिस पर तुम दांव लगाते हो अक्सर वही तुम्हें धोखा देती है। पर इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा। अभी सबसे बड़ी बात उसकी बहन की समस्या थी। अवनी बजाज, उसकी छोटी बहन, जिसे बर्फीली फीनिक्स, आइस फीनिक्स भी कहा जाता था। वह स्वर्गीय हेम फीनिक्स शरीर, हेवनली आइस फीनिक्स फिजिक के साथ पैदा हुई थी, जो शरीर संरचनाओं फिजिक लिस्ट की सूची में शीर्ष 50 में शामिल था। ये जानना जरूरी है कि करीब 3000 ज्ञात शरीर संरचनाएं हैं। सिर्फ शीर्ष 1000 में होना ही आपको जीवन में एक बार मिलने वाला सर्वोच्च प्रतिभाशाली बनाता है। शीर्ष 50 में होना तो प्रतिभाशालियों में भी प्रतिभाशालियों में शामिल होना है। कहा जाता था कि अवनी अपनी चरम ताक पर सिर्फ अपने एक हाथ के इशारे से पूरे लोगों को जमा सकती थी। ये सिर्फ उसकी रुकी हुई हिमयन नसें, हिमशिला थीं, जिसकी वजह से उसे इतना कष्ट उठाना पड़ा। अगर वह समस्या हल हो जाती तो वह यकीनन भयंकर इंसान बन जाती। रुद्रांश को भविष्य में अपनी छोटी बहन के बारे में सुनी हुई तरह तरह की अफवाहें साफ याद थीं। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, कभी भी मेरी छोटी बहन का दुश्मन मत बनना, रुद्रांश ने मन में दृढ़ता से कहा, वरना तुम्हारा हाल मेरी तरह होगा, बस धूल में सैंडविच। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपनी बहन को उस औरत का एहसानमंद होने से रोक पाएगा। जल्द ही रुद्रांश की आंखें एक निश्चित भयानक औरत के बारे में सोचते ही धुंधली हो गईं, स्वर्गीय विरोधियों की भविष्य की दिमागदार रणनीतिकार मोहिनी। रुद्रांश किसी भी हाल में उस औरत से जुड़ना नहीं चाहता था। मोहिनी भाग्य को देखने वाली स्वर्गीय आंखों के साथ पैदा हुई थी और उसे एक अतीत के चुने हुए व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त था, इसलिए वह तेजी से ताक में ऊपर उठी। यहाँ तक कि पहले जीवन में कुछ परिस्थितियों के कारण मोहिनी उसके परिवार में रहने आई थी, हालांकि उसका परिवार तीसरे स्वर्ग में बहुत शक्तिशाली था। रुद्रांश के मुंह से एक कड़वी हंसी निकली जब उसने सोचा कि कैसे अतीत में उसने मूर्खों की तरह सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए उसे लुभाने की कोशिश की थी और अंत में उसे केवल बड़ी बेइज्जती ही मिली थी। हा, वह भी क्या मजेदार बचपन था, रुद्रांश ने सोचा। मैंने उसे गुलाब दिया, उसने मुझे काटा। मैंने उसे प्रेम पत्र दिया, उसने मुझे घृणा का पत्र। किसी ने सच ही कहा है, आकर्षण अक्सर मूर्खता की पहली सीढ़ी होती है। अतीत में यह मोहिनी द्वारा दिया गया खजाना ही था जिसने उसकी बहन की जान बचाए और उसका भाग्य बदल दिया, लेकिन उसने मोहिनी का जो एहसान लिया था उसे चुकाना पड़ा। उपन्यास के अनुसार उसकी बहन को मोहिनी का एहसान चुकाने के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा, जिसकी वजह से खून की नदी बह गई थी। इस बार ऐसा नहीं होगा, रुद्रांश ने प्रतिज्ञा ली। वह यकीनन अपनी बहन को बचाएगा और उसे पहले से ही पता था कि कैसे। लेकिन पहले सही समय का इंतजार करना था। उसे उस स्वर्गीय खजाने तक पहुंचना था जो मोहिनी तक पहुंचने से पहले ही उसे सही कर सकता था। ये खजाना बजाज परिवार के किसी छुपे हुए हिस्से में था, जिसके बारे में बजाज अमरीश भी नहीं जानते थे। जब तक मैं 10 साल का नहीं हो जाता, मेरा शरीर इतना मजबूत नहीं होगा कि मैं उस खतरे को झेल सकूं जो उस जगह पर है। 7 साल और मुझे 7 साल तक शांत, सीधा और भोला भाला बच्चा बनकर रहना होगा। यह अभिनय मेरी साधना से भी ज्यादा मुश्किल है। रुद्रांश जोर से हंसा और बोला, इस बार कोई मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। मेरा रास्ता, मेरा समय, मेरी बहन। आकाशीय अभिशाप भाग 6। 7 साल का इंतजार और मासूमियत का मुखौटा। 4 साल बाद इस समय 7 साल का एक लड़का बजाज परिवार के विशाल घर में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके काले बाल लंबे हो चुके थे और उसने उन्हें पोनीटेल में बांध रखा था, जबकि उसकी आंखें शांत और स्थिर थीं। उसके आसपास एक अजीब शांति और गहरा जुड़ाव का भाव महसूस किया जा सकता था। यह उसके कौशल जुड़ाव का प्रभाव था, जिसने उसे परिवार के भीतर और नौकरों के बीच असामान्य रूप से लोकप्रिय बना दिया था। ये छोटा लड़का बहुत प्यारा था,
जिससे ये साफ पता चलता था कि बड़ा होने पर वह यकीनन बेहद हैंडसम होगा। रुद्रांश बजाज अभी अभी अपनी कक्षा खत्म करके अपनी बहन अवनी बजाज के कमरे की तरफ जा रहा था। इन सालों में यूं तो ज्यादा कुछ नहीं बदला था, पर कुछ छोटे मोटे अपडेट हुए थे। 1 महीने पहले उसके पिता बजाज प्रताप की दूसरी पत्नी धवल परिवार की औरत ने एक छोटे भाई को जन्म दिया था। अब उसका एक सौतेला भाई था। रुद्रांश ने इस खबर को वैसे ही लिया जैसे कोई पुराना बेकार का सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। न कोई प्रतिक्रिया, न कोई चिंता। रुद्रांश ने मन में सोचा, मैं जानता हूं कि यह लड़का प्रताप की परछाई बनेगा, यानी घमंडी, कम अक्ल और महज एक राजनीतिक प्यादा। मैं न तो इससे दोस्ती करूंगा और न ही इसे दुश्मन बनाऊंगा। यह मेरे लिए अभी हवा है। रुद्रांश ने मन में व्यंग्य किया। बड़े लोगों की लाइफ में साइड कैरेक्टर्स ऐसे ही आते जाते रहते हैं। उन्हें भाव देना मतलब अपना टाइम खराब करना। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि उसने धीरे धीरे अपने बचकाने व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया था। उसने ऐसा अचानक नहीं किया, बल्कि बजाज परिवार को दिखाने के लिए धीरे धीरे अपनी अजीब बुद्धिमत्ता सामने रखी। इस बदलाव के कारण कुछ लोगों ने उसे अजीब बच्चा या सन की जीनियस तक कहना शुरू कर दिया था, और कई ने इसका दोष अवनी के अभिशाप पर डाला। हाँ, मैं सन की हूँ। 3 जीवन जीकर जो सन की न बने वह मूर्ख है। रुद्रांश ने मन में मुस्कुराया। जो मुझे सन की बोलते हैं उन्हें नहीं पता कि मैं सिर्फ अपनी सेटिंग्स बदल रहा हूँ। जहाँ तक उसकी बहन अवनी बजाज की बात थी, वह ठीक वैसा ही व्यवहार कर रही थी जैसा रुद्रांश को याद था। अवनी मुश्किल से ही बात करती थी, और वह भी केवल रुद्रांश और उसकी माँ आरुषि से। इसके अलावा वह शायद ही कभी रोती या कोई मान करती थी। अपनी छोटी उम्र में भी अवनी भयानक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती हुई लगती थी, जिसकी वजह से वह परिवार के बाकी लोगों से दूर हो गई थी। हिमशिला का अभिशाप अभी भी उसके साथ था। उसके शरीर से समय समय पर ठंडी येन ऊर्जा निकलती थी, जिसकी वजह से बाकी बच्चे उससे दूर रहते थे। ये यादें रुद्रांश को आज भी चुभती थीं। मुझे अपनी बहन को उन सब से दूर रखना होगा जो उसे दर्द देते हैं। बजाज प्रताप ने मुझे पीटा, पर क्या मेरा बदला खामोशी से लिया जाएगा? बजाज प्रताप को पता ही नहीं चलेगा कि उसके धवल परिवार के बेटे के नाम होने वाले खजाने पर अब किसका नाम लिखा जा चुका है। रुद्रांश ने मन में एक प्रतिज्ञा ली, हर घाव को भरने में समय लगता है, पर दुश्मनी को पालने में तो मजा आता है। रुद्रांश ने अपने अन्य कौशलों को जगाने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक वह सिर्फ जुड़ाव और अपनी याददाश्त वाले कौशल का ही उपयोग कर पाया था। हालांकि उसे अभी भी धुंधला सा महसूस होता था कि जब वह 10 साल का हो जाएगा तो वह अपने सभी कौशलों का उपयोग कर पाएगा, उम्र जिसमें साधना शुरू की जाती है। बस 3 साल और इंतजार करना मुश्किल है, पर साधना के लिए सही उम्र की ताकत ही अलग होगी, रुद्रांश ने सोचा। एक हल्की सी उत्सुकता महसूस करते हुए रुद्रांश अपनी माँ आरुषि के आंगन में चला गया। नौकरों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। रुद्रांश ने उन सबको सिर हिलाकर जवाब दिया। वह अपनी माँ के कमरे में घुसा। अंदर घुसते ही उसने अपनी बहन अवनी को कुछ खिलौनों से घिरा देखा। उसकी त्वचा बेदाग सफेद थी और उसकी नीली आंखें ठंडी थीं। जैसे ही अवनी ने रुद्रांश को अंदर आते देखा, उसकी भावहीन आंखें रोशनी से भर गईं। वह बाहें फैलाकर रुद्रांश की तरफ भागी। रुद्रांश ने अपनी बहन को ऊपर उठाया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। अवनी ने खुशी से अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं। तो तुम्हारा दिन कैसा रहा, प्रोफेसर? रुद्रांश ने अपनी बहन से पूछा, क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से उसे प्यार से प्रोफेसर कहकर बुलाता था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ओह, उबाऊ था, क्योंकि मैंने तुम्हें आज की नई मेम वाली किताब नहीं दी, रुद्रांश ने हंसते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लगता है तुम्हें मेरी व्यंग्य भरी कंपनी की आदत पड़ गई है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं रुकता हूँ। मैं बस तुम्हें छेड़ रहा था। रुद्रांश जानता था कि अवनी मन में कह रही थी, ये भाई कभी नहीं सुधरेगा। ये देखकर वह मन में मुस्कुराया। वे दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी अवनी अचानक कांपने लगी और उसके शरीर से ठंडी येन ऊर्जा निकलने लगी।
रुद्रांश ने अपनी बहन को जोर से गले लगा लिया और तुरंत अपने कौशल को सक्रिय किया ताकि वह दर्द को बांध सके। रुद्रांश ने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा हो गया है, जैसे बर्फ की सुइयां चुभ रही हों। रुद्रांश का आंतरिक शारीरिक दर्द भी कितना हसीन है जब वो अपनों के लिए सहा जाए, वरना गैरों के लिए तो सिर्फ एक बहाना है। उसने अपनी बहन को देखा जो बिना कोई आवाज निकाले उसे पकड़े हुए थी। कुछ ही सेकंड में वह ठंड गायब हो गई। रुद्रांश कांपते हुए रह गया, लेकिन उसने अपनी बहन को नहीं छोड़ा। उसने अपनी बाहों में अपनी बहन को देखकर सहज महसूस किया। तुम ठीक हो अवनी? उसने सिर उठाया और हाँ में सिर हिलाया, लेकिन तभी उसकी बहन उसे गहराई से देखने लगी, जैसे उससे पूछ रही हो, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? तुम गुस्से में हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। माफ करना अवनी, मैं तुम्हें अकेले दुख नहीं सहने दे सकता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्यों? क्योंकि तुम मेरा परिवार हो, और सच कहूं तो दुनिया की सारी साधना एक तरफ और मेरे परिवार को बचाना एक तरफ। मुझे लगता है ये साफ साफ प्रायोरिटी है। अवनी ने अपना सिर उसके कंधे पर रख लिया। रुद्रांश अपने जुड़ाव के माध्यम से महसूस कर सकता था कि उसकी बहन बहुत खुश थी। तभी उसकी माँ आरुषि कमरे में दाखिल हुई और बोली, आए टिल्ड लगता है तुम दोनों हमेशा की तरह कितने करीब हो। जानते हो रुद्रांश, तुम अपनी माँ को जेलस बना रहे हो टिल्ड। रुद्रांश ने सिर हिलाया और मजेदार लहजे में अपनी माँ को जवाब दिया, माँ, आपको जेलस होने की जरूरत नहीं है। आप मेरी ओरिजिनल हैं, बाकी सब तो बस सस्ते कॉपी पेस्ट हैं। वह धवल परिवार और सौतेले भाई की ओर इशारा कर रहा था। आरुषि पल भर के लिए रुक गई, उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। वह समझ गई कि रुद्रांश का इशारा किस तरफ था। उन्होंने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, आह, तुम अपनी बातों में माहिर होते जा रहे हो। कहाँ से लाते हो ऐसी बातें? मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ माँ। बाकी लोग तो फिल्टर लगाकर बात करते हैं। मुझे लगता है ईमानदारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। रुद्रांश ने गंभीर चेहरे से कहा, पर उसकी आंखों में शरारत थी। रुद्रांश का आंतरिक मेन संवाद, हाँ माँ, ईमानदारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। और इसलिए मैं आपको आधी अधूरी सच्चाई बताता हूँ, ताकि आप पूरी सच्चाई के भार से न टूट जाएं। बैलेंस इज द की। रुद्रांश के शब्दों को सुनकर उसकी माँ आरुषि चमक उठी। अब उसकी माँ उसे बच्चा नहीं, बल्कि एक महान प्रतिभाशाली मानती थी जो अपनी कम उम्र में भी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता था। आरुषि के लिए रुद्रांश की यह अनोखी और निर्दयी बुद्धिमत्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह जानता था कि उसकी माँ उसे प्यार करती है और वह इस अनोखे बंधन को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करेगा। आकाशीय अभिशाप भाग 6, नीलामी घर, मीठी बातें और पहला इम्तिहान। तो कैसा चल रहा है नीलामी घर का काम माँ? रुद्रांश बजाज ने अपनी बहन अवनी बजाज को बाहों में लिए एक खास दिशा में चलते हुए पूछा। उसकी माँ आरुषि भी उसके बगल में चल रही थी। रुद्रांश का सवाल सुनकर उसकी माँ एक पल के लिए विचार में पड़ गई, फिर बोली, देखो, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। नीलामी घर पहले से ही लगातार ऊपर उठ रहा है, और तुमने जो विचार दिए थे वे सच में कमाल के थे। मेरा बेटा सचमुच प्रतिभाशाली है। अपने वाक्य के अंत में उसकी माँ ने गर्व से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। ये देखकर रुद्रांश मन ही मन व्यंग्य से मुस्कुराया, क्योंकि इनमें से कुछ विचार वास्तव में उसकी माँ के ही थे। उसने तो बस उन्हें सही समय से थोड़ा पहले बोल दिया था। कम से कम मेरे पास पूरी दुनिया की स्क्रिप्ट है, इसलिए मुझे आइडिया चोरी करने का कोई मलाल नहीं। आखिरकार मैं ये सब अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। रुद्रांश ने मन में सोचा। उसकी माँ आरुषि एक व्यावसायिक प्रतिभा थी। उनके महान रैक्सियन साम्राज्य में पहले से ही कई नीलामी घर थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास कई छिपे हुए कारोबार और प्रतिष्ठान भी थे, कुछ हत्या, कुछ वेश्यालय, ब्रोथल्स और बहुत कुछ। कोई नहीं जानता था कि ये सब उनकी माँ के थे, वही ये सब गुप्त रूप से नियंत्रित करती थी। रुद्रांश को आज भी स्पष्ट रूप से याद था कि जब वह लगभग अपने ही परिवार द्वारा मारा गया था, तो उसकी माँ ने अपनी सारी संपत्ति का उपयोग करके उसे चोट पहुंचाने वालों पर मौत की बरसात कर दी थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि वह उसी कोशिश में उसे बचाते हुए मारी गई थी। इसके अलावा
वह अपनी माँ की सबसे प्यारी इच्छा को भी जानता था कि उनका व्यवसाय पूरे 4 लोकों में फैल जाए। वह ये भी जानता था कि उसकी माँ दिल से मजबूत होना चाहती थी, लेकिन अफसोस, उनकी प्रतिभा इसके लिए पर्याप्त नहीं थी। अपनी माँ के चेहरे पर गर्व भरी और ऊर्जावान मुस्कान देखकर उसने इस जीवन में कभी भी उन्हें चोट न पहुँचने देने की शपथ ली। रुद्रांश का आंतरिक शायरी सितारों की क्या बात करें, जब माँ की मुस्कान ही मेरा आसमान हो। यह जिंदगी मैंने दोबारा ली है, सिर्फ माँ, तेरी खुशी के नाम हो। जब आपका बेटा हूँ, तो मैं महान क्यों नहीं हो सकता, माँ। रुद्रांश ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम छोटे शरारती बच्चे, तुम सचमुच जानते हो कि किसी से मीठी बातें कैसे करनी है। मुझे उन लड़कियों पर दया आती है जो तुम्हारे प्यार में पड़ेंगी, उसकी माँ ने छेड़ते हुए कहा। माँ, रुद्रांश ने शर्माते हुए जवाब दिया। हालांकि उसने ये दिखा दिया था कि वह परिपक्व है, पर इसका मतलब यह नहीं था कि एक बच्चा अपनी माँ के चिढ़ाने पर शर्माएगा नहीं। आखिरकार, उसे अभी भी कुछ चीज़ों में बच्चों जैसा व्यवहार करना था। अपने बेटे के गुस्से वाले शर्माते हुए चेहरे को देखकर वह हंसी, लेकिन एक पल बाद उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। बेटे, इम्तिहान में सावधान रहना और अपना सर्वश्रेष्ठ देना। अपनी माँ की गंभीर आवाज़ सुनकर रुद्रांश ने सिर हिलाया। वह जानता था कि यह इम्तिहान कितना महत्वपूर्ण है। इस समय वह उस परीक्षण ट्रायल की ओर जा रहा था, जिसमें बजाज परिवार के 7 साल के सभी बच्चे भाग लेंगे। इम्तिहान सीधा सादा था, सिर्फ एक भ्रम इल्यूशन से बने जंगल में 2 दिनों तक जिंदा रहना था। ये क्रूर लगता था, लेकिन साधना के लिए यह जरूरी था। क्यों? क्योंकि यह किसी को भी साधना के मार्ग को खोजने के लिए जरूरी था। साधना की दुनिया में किसी को अपना बहुत समय ध्यान करने या संसाधनों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत होती है। तो फिर ये युवा स्वामी जिन्होंने कभी समस्याओं का सामना नहीं किया, वे अपनी जान जोखिम में डालने में कैसे सक्षम होंगे? उन्हें निराशा और लाचारी दिखाओ। साधना एक तरह से पढ़ाई के समान है। कुछ इसमें अच्छे हो सकते हैं, जबकि कुछ बुरे। कुछ को पढ़ना पसंद हो सकता है, जबकि कुछ को नफरत। आप 10 साल के बच्चों से खेती करने का दृढ़ संकल्प कैसे उम्मीद कर सकते हैं, जब उन्होंने कभी कमजोरी महसूस ही न की हो? और यह इम्तिहान वही करता है। इम्तिहान में सब कुछ वास्तविक होता है, दर्द से लेकर मौत तक। बेशक, अगर आप भ्रम की दुनिया में मरते हैं, तो आप असली दुनिया में नहीं मरेंगे, लेकिन आपको जो आघात, ट्रॉमा और दर्द महसूस होगा, वह वास्तविक होगा। ये वह परीक्षण है जहां भविष्य में साधना में सफल होने वालों को चुना जाता है। जो लोग इम्तिहान में सफल नहीं हो पाते, उन्हें या तो शाखा परिवार ब्रांच फैमिली में भेज दिया जाता है, या उन्हें सामान्य और खुशहाल जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसा दिया जाता है, क्योंकि साधना कमजोर मन वालों के लिए नहीं है। पिछली जिंदगी में मेरा स्कोर औसत था और मैं बस मुश्किल से बच पाया था, लेकिन इस जीवन में यह अलग होगा। मैं असाधारण प्रदर्शन करूंगा। मैं जितना बेहतर प्रदर्शन करूंगा, मुझे उतने ही ज्यादा संसाधन मिलेंगे। रुद्रांश ने मन में विचार किया। भले ही मुझे अपने परिवार से कोई लेना देना ना हो, मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि मेरा परिवार एक ढाल है जो मेरी रक्षा कर रहा है। जब मैं काफी मजबूत हो जाऊंगा, तो मैं बस ढाल को फेंक दूंगा। रुद्रांश का आंतरिक व्यंग्य, ठीक है, ढाल को फेंक दूंगा, पर पहले ढाल को अच्छे से चमका लूं, ताकि चमकने में मजा आए। वरना पुरानी ढाल कौन उठाएगा? जब वह गहरे विचारों में खोया हुआ था, वह अपनी बहन और माँ के साथ एक विशाल खुले क्षेत्र में पहुंच गया, जहां कई लोग दिखाई दे रहे थे। केंद्र क्षेत्र में 7 साल के कई बच्चे एकत्रित थे। कुछ घबराए हुए थे, कुछ शांत थे, जबकि कुछ अपने होंठ काट रहे थे। रुद्रांश की आंखें शांत थीं जब उसने अपने चचेरे भाइयों और परिवार के जमावड़े को देखा। एक बड़े क्षेत्र में विशाल मेजों पर कई ताकतवर हस्ती बैठी थी, जिनमें रुद्रांश के दादाजी बजाज अमरेश, उसके पिता बजाज प्रताप, उसके चाचा और कुछ चाची शामिल थीं। उन सभी के चारों ओर शक्तिशाली आभा थी। वहां उसके बड़े चचेरे भाई और वर्तमान प्रतिभाशाली पीढ़ी भी थी। वे सभी शांत और स्थिर दिख रहे थे, जबकि उनके चारों ओर श्रेष्ठता की आभा थी। नजदीक देखने पर रुद्रांश ने अपने पिता के पास एक सुंदर महिला को बैठा देखा, जो धवल परिवार से थी और उस सीट पर बैठी थी जो उसकी मां आरुषि की होनी चाहिए थी।
उसकी बाहों में एक छोटा बच्चा था। ये देखकर उसने समझदारी से अपनी माँ की तरफ देखा, सिर्फ ये देखने के लिए कि वह शांत थी और उन्हें कोई परवाह नहीं थी। रुद्रांश जानता था कि उसकी माँ न तो उसके पिता से प्यार करती थी और न ही उन्हें उनकी कोई परवाह थी। उनकी शादी राजनीतिक थी। धवल परिवार की महिला से शादी करने के बाद उसके पिता ने उसकी माँ को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। रुद्रांश को यकीन था कि उनके बीच अगर कोई सद्भावना थी तो वह सिर्फ उसकी माँ के कारोबार के कारण थी। अन्य बच्चों को केंद्र की तरफ इकट्ठा होते देखकर उसने अनिच्छुक अवनी को जमीन पर उतारा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। अपने भाई के गर्म स्पर्श को पाकर अवनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह उस गर्मी का आनंद लेने लगी जो सिर्फ उसका भाई ही उसे दे सकता था। जब रुद्रांश ने अपना हाथ हटाया तो उसे अपनी बहन की तरफ से निराशा महसूस हुई। उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ अपनी बहन से कहा और अपने गालों की तरफ इशारा किया, अवनी, तुम अपने भाई को प्रोत्साहित करने के लिए एक चुम्मा क्यों नहीं देती? रुद्रांश का आंतरिक मेम संवाद, हाँ चुम्मा, ये बड़े भाई का पहला टूल किट है और अगर यह काम न करे तो चॉकलेट काम आती है। अवनी के लिए मेरा प्यार ही चॉकलेट है, पर चुम्मा सच्चा मोटिवेशन है। अपने भाई के शब्दों को सुनकर अवनी ने अपनी भावहीन आंखों से अपने भाई को देखा, जो अब अपने गाल दिखाने के लिए थोड़ा घुटनों के बल झुका हुआ था। अवनी कुछ देर तक अपने भाई के गाल को देखती रही, जिसके बाद उसने अपने प्यारे भाई को सौभाग्य का एक छोटा चुम्मा दिया। अपने गाल पर चुम्मा महसूस करते हुए उसने आखिरी बार अपनी बहन के सिर को थपथपाया और केंद्र की ओर चल पड़ा। वह अपनी बहन के सिर को थपथपाए बिना नहीं रह सका। उसके बाल रेशमी थे और उसे थपथपाने पर हमेशा एक ठंडा एहसास होता था। अपनी माँ को एक चुम्मा देते हुए, जिन्होंने अपनी बहन के चुम्मे पर मुंह फुला लिया था, रुद्रांश जमावड़े के केंद्र की ओर चला गया। मुड़कर देखने पर उसने अपनी बहन को अपनी माँ की बाहों में देखा, जो अब उन मेजों की तरफ चल रही थी जहाँ सभी बुजुर्ग बैठे थे। तेज कदमों से रुद्रांश जमावड़े के बीच में पहुंच गया। जो लोग उसे देखते थे वे या तो उसके लिए रास्ता बना लेते थे या दूर हट जाते थे। आखिरकार रुद्रांश परिवार में उन बच्चों की पिटाई करने के लिए काफी बदनाम था जिन्होंने उसकी बहन को नाराज किया था। यहाँ तक कि अगर बच्चे समूह में आकर रुद्रांश को मारते थे तब भी वह जीत जाता था। इतना ही नहीं, रुद्रांश से हमेशा परिपक्वता और जुड़ाव का एक भाव महसूस होता था। वह हमेशा बच्चों से अलग थलग दिखता था। यहाँ तक कि जब उसके दादाजी बजाज अमरेश ने उससे यह आभा महसूस की तो उन्होंने ये देखने के लिए उसके शरीर की जांच की थी कि क्या रुद्रांश के पास कोई विशेष शरीर संरचना है, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने इसे सिर्फ कुछ विशेष आकर्षण शक्ति मान लिया था, क्योंकि उसका कौशल जुड़ाव इतना शक्तिशाली नहीं था कि वे इसे जादुई मान सकें। इसलिए उसके परिवार ने इसे जाने दिया था। बेचारे बजाज अमरेश। अगर आपको पता चले कि आपका पोता 3 जीवन का एक्सपीरियंस लेकर घूम रहा है तो आप शायद मुझे गोद लेने की जगह गोदाम में बंद कर देंगे। इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस इज ब्लिस। रुद्रांश ने मन ही मन हंसा। आकाशीय अभिशाप भाग 8, पहली परीक्षा और वर्ल्ड स्पिरिट मास्टर का लक्ष्य। बाहर, अरे रुद्रांश, यहाँ आ जाओ। जब रुद्रांश जमावड़े के बीच में खड़ा था जहाँ बाकी बच्चे उससे दूर रह रहे थे, तभी उसे एक तेज खुशमिजाज युवा लड़की की आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। लड़की की आवाज सुनकर रुद्रांश ने मन ही मन एक गहरी आह भरी और अपनी तरफ दौड़ती हुई लड़की की तरफ देखा जो हाथ हिला रही थी। क्या चाहिए तेजस्विनी? रुद्रांश की उदासीन आवाज सुनकर उसकी ओर दौड़ती हुई लड़की ने मुंह फुला लिया। वह 7 साल की दिखती थी, जिसकी आंखें और बाल काले थे और चेहरा प्यारा था। उसके किनारे के बाल गूंथे हुए थे, जिससे वह और भी प्यारी लग रही थी। वह तेजस्विनी उसके चाचाओं में से एक की बेटी थी, प्रत्यक्ष वंशज और उसकी चचेरी बहन। ओह टिल्डर, इतने बिगाड़े हुए मत बनो। तुम्हें पता है न, आज वह दिन है जब हमें साधना के लिए चुने जाने का मौका मिलेगा। जैसे ही उसने बात की, वह रुद्रांश के पास आए और उत्साहित होकर उसके कंधे हिलाने लगी। ये देखकर रुद्रांश के सिर में दर्द होने लगा। ज्यादातर समय रुद्रांश दूसरे बच्चों से दूर रहता था क्योंकि वह उन्हें परेशान करने वाला मानता था, लेकिन ये लड़की उसे बार बार परेशान करती रहती थी। चाहे वह उसे भगाए या चिल्लाए,
वह फिर भी आती थी और उसके साथ खेलने को कहती थी। ये तब हुआ था जब उसने गलती से उसे धमकाने वालों से बचाया था। उसे कारण नहीं पता था और न ही उसे परवाह थी, लेकिन जब वह अपनी बहन को चोट पहुंचाने वाले बच्चों को ढूंढने गया था तो उसने गलती से उसे बचा लिया था। अगर मुझे उस क्षण को बदलने का मौका मिले तो मैं निस्संदेह उसे बदल दूंगा। रुद्रांश ने मन में व्यंग्य किया। नेकी कर और पिटाई खा, ये दुनिया का सबसे खराब ट्रेड ऑफ है। रुद्रांश ने निराशा में अपना सिर रगड़ते हुए तेजस्विनी से बात की। तेजस्विन, क्या तुम्हें जाने और परेशान करने के लिए कोई और नहीं मिला? नहीं, सिर्फ तुम, उसने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके साथ ही रुद्रांश उसे नजरअंदाज करने लगा। मेज पर जब रुद्रांश उससे निपट रहा था तो मेज पर बैठे ताकतवर बुजुर्गों और परिवार के सदस्यों के बीच एक बातचीत हो रही थी। तभी प्रताप जी मक के फादर ने अपने पिता, परिवार के मुखिया बजाज अमरेश से बात की। पिताजी, आपको क्या लगता है कि इस साल कौन हमें एक अच्छा शो दिखाएगा? प्रताप जी का सवाल सुनकर बजाज अमरेश शांत रहे क्योंकि वह मैदान में जमा बच्चों को ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखें पल भर के लिए रुद्रांश पर चमकी और फिर उन्होंने शांत आवाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा इस साल कुछ दिलचस्प दिखा सकता है। मेरा बेटा? बजाज अमरेश की बात सुनकर ने अपना सिर रुद्रांश की तरफ मोड़ा जो इस समय लगातार चिपकी हुई तेजस्विनी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने एक पल के लिए अपने बेटे को ध्यान से देखा, फिर अपने पिता की तरफ देखा। क्या कोई खास वजह है, पिताजी? बस इसे एक अंदाज़ा कह लो। ये सुनकर कि यह सिर्फ एक अंदाज़ा था, जो कई लोग ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने अपनी दिलचस्पी खो दी, लेकिन कई अभी भी लड़के रुद्रांश की तरफ सतर्क रहे। वे देखना चाहते थे कि क्या वह कुछ खास दिखाएगा। इसके साथ ही परिवार बातों में लग गया और समय गुजरने लगा। परीक्षा की शुरुआत जैसे ही आधा घंटा खत्म हुआ, एक बुजुर्ग खड़े हुए और उन्होंने अपने हाथ ताली बजाकर टकराए, जिससे तेज आवाज की एक लहर यात्रा कर गई। इससे कई बच्चे पीछे हट गए या गिर पड़े, जबकि आसपास शांति छा गई। ये देखकर बुजुर्ग ने सिर हिलाया और बोले, सभी को नमस्कार, मेरा नाम ललित बजाज है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी परीक्षा के लिए तैयार हैं। बुजुर्ग के शब्द सुनकर सभी बच्चों ने सिर हिलाया। ये दृश्य देखकर रुद्रांश सिर्फ मन ही मन सिर हिला सका। इन सबको नहीं पता कि असली डर क्या है। इन्हें लगता है ये साधारण जंगल है। उसने सोचा, असली लाचारी महसूस करने के लिए सच्चे डर की जरूरत होती है, और वह डर जल्द ही इनके दरवाजे पर बिना घंटी बजाए दस्तक देगा। जैसे ही वह बच्चों पर दया कर रहा था, एक आदमी अहंकार से जमावड़े में चला आया। वह मध्यम आयु वर्ग का, काफी हैंडसम दिख रहा था। उसके शरीर पर एक सुंदर नीले रंग का चोंगा था, जबकि उसकी छाती पर एक प्रतीक पिन किया हुआ था। ये 2 पंखों से सुरक्षित एक ग्लोब की तस्वीर थी। इस व्यक्ति को देखकर कई बुजुर्ग खड़े हो गए और सिर झुकाकर अभिवादन किया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अहंकार से उन्हें सिर हिलाया, हालांकि उसकी वास्तविक ताकत उनमें से कई से कम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक वर्ल्ड स्पिरिट मास्टर था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर वह प्रतीक देखकर कई लोगों को ईर्ष्या हुई, यहाँ तक कि रुद्रांश को भी, लेकिन वह भावना जल्दी ही दृढ़ संकल्प से भर गई। इस बार मैं इसे पाकर रहूंगा, रुद्रांश ने खुद से कसम खाई। वर्ल्ड स्पिरिट मास्टर साधना करने वालों से अलग होते हैं। उनके अंदर एक वर्ल्ड स्पिरिट कोर होता है और वे वर्ल्ड स्पिरिट ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। वे स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग करके मजबूत बन सकते हैं। वर्ल्ड स्पिरिट मास्टर अद्भुत होते हैं क्योंकि वे उस ऊर्जा से अलौकिक चीजें कर सकते हैं। वे जहां भी जाते हैं उनका बहुत सम्मान होता है, और जब तक वर्ल्ड स्पिरिट एसोसिएशन मौजूद है, कोई भी वर्ल्ड स्पिरिट मास्टर का अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। ये सोचते हुए रुद्रांश ने उस आदमी को गहराई से देखा जो अहंकार से बजाज अमरेश की तरफ चल रहा था, लेकिन उनके पास पहुंचते ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। ये देखकर बजाज अमरेश ने सिर हिलाया। वर्ल्ड स्पिरिट मास्टर बहुत दुर्लभ होते हैं। बजाज परिवार में भी उनमें से सिर्फ 2 थे, और सामने वाला तो केवल स्पिरिट फ्यूजन के स्तर पर था। उनकी साधना का क्रम कुछ इस प्रकार है। तारांकन, वर्ल्ड सेंसिंग,
तारांकन वर्ल्ड स्पिरिचुअल मूवमेंट, वर्ल्ड स्पिरिचुअल मूवमेंट। तारांकन वर्ल्ड स्पिरिचुअल रोटेशन, वर्ल्ड स्पिरिचुअल रोटेशन। तारांकन वर्ल्ड स्पिरिट, वर्ल्ड स्पिरिट। तारांकन वर्ल्ड स्पिरिट फ्यूजन, वर्ल्ड स्पिरिट फ्यूजन। तारांकन वर्ल्ड स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ल्ड स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन। तारांकन वर्ल्ड स्पिरिट कंप्लीशन, वर्ल्ड स्पिरिट कंप्लीशन। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति वर्ल्ड स्पिरिट कंप्लीशन के बाद ही सच्चा वर्ल्ड स्पिरिट मास्टर बन सकता है। बेशक उसके बाद भी आगे बढ़ने के लिए कई अन्य चरण हैं। जब रुद्रांश सोच रहा था तब भी उसकी आंखें वर्ल्ड स्पिरिट मास्टर पर टिकी थीं। उसने देखा कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुखिया के बगल में अपनी जगह ले ली। इसके साथ ही जिस बुजुर्ग ने खुद को ललित बजाज बताया था, उन्होंने कहा, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि बच्चे कुछ समझ पाते, वर्ल्ड स्पिरिट मास्टर ने अपने हाथ चटकाए और एक कोमल और सुखदायक नीली रोशनी उनके हाथों से निकलने लगी। उन्होंने कुशलता से अपने हाथ हिलाए क्योंकि नीली रोशनी बच्चों को घेरने लगी। उनमें से कई घबरा गए, लेकिन नीली रोशनी ने उनकी चिंताओं को शांत कर दिया और बस एक क्लिक के साथ बच्चों के नीचे एक फॉर्मेशन दिखाई दिया। ये देखकर कई बुजुर्गों ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को ईर्ष्या से देखा। एक तेज रोशनी ने सभी बच्चों को घेर लिया और वे कुछ भी पीछे छोड़े बिना गायब हो गए। जंगल के अंदर नीली रोशनी चमकते ही रुद्रांश ने अपनी आंखें खोलीं। जंगल की खुशबू और उसकी कोमल हवा ने उसके चेहरे को सहलाया। कोई भी यह पा सकता था कि ये दुनिया अत्यधिक यथार्थवादी थी, और यह सच भी था। केवल इतना अंतर था कि इस जगह को बंद करने वाला फॉर्मेशन ये सुनिश्चित करता था कि अगर आप मर भी जाएं, तो आपको जिंदा बाहर निकाल दिया जाएगा, जबकि बाकी जानवर और जंगल वास्तविक हैं। और यह बात बच्चों को पता नहीं थी। उनके लिए यह एक भ्रम था, और डर और मौत का साफ सच जल्द ही उनके पास आ रहा होगा। ठीक है, यह मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या है कि मैं भूखा हूँ और मेरे पास टाइम कम है। रुद्रांश ने अपने होंठों को हल्के से दबाया। रुद्रांश का आंतरिक मुहावरा कहते हैं, पेट पूजा सबसे पहले। अब शिकार ही मेरा सबसे पहला धर्म है। देखते हैं यहाँ कौन मुझे प्रोटीन दे सकता है। तेज फुर्तीली हरकतों के साथ वह पास की झाड़ियों की तरफ बढ़ा। पास पहुंचकर उसने सूंघा। कोई विशेष गंध महसूस न होने पर वह खुश हुआ। अच्छा, लगता है इस जगह पर किसी जानवर ने निशान नहीं लगाया है। सबसे पहले उसे छिपने की जगह चाहिए और पीने के लिए पानी का एक साफ स्रोत ढूंढना था। इसके साथ ही उसे ज्यादा खतरनाक जानवरों के लिए क्षेत्र का नक्शा भी बनाना था। रुद्रांश ने संकोच नहीं किया क्योंकि उसने कुछ मिट्टी उठाए और अपनी गंध को छुपाने के लिए उसे पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने सुनिश्चित किया कि वह पेड़ों के भीतर अदृश्य रहेगा, उसने चलना शुरू कर दिया। शिकार का समय आ गया था। परीक्षा शुरू हुए एक दिन बीत चुका था और हालात पहले ही बदल चुके थे। जितने बच्चे अंदर गए थे, उनमें से लगभग 1/3 मर चुके थे। बाकी बच्चों ने भी अब असली खौफ समझ लिया था। दुनिया कितनी निर्दयी है, और यह सब सिर्फ खेल नहीं, सच्चाई थी। जो मारे गए, उनमें से कुछ ने लड़ने की इच्छा खो दी थी। बाकी ने असहायता की ताकत को महसूस किया और अब उनके दिल में मजबूत बनने की जलती हुई आग पैदा हो चुकी थी। असल में ये परीक्षा 3 दिन जिंदा रहने के बारे में नहीं थी, बल्कि मजबूत बनने की इच्छा कमाने के बारे में थी। हाँ, जो तीनों दिन जिंदा रहकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उन्हें अतिरिक्त इनाम मिलेगा, पर जो पहले दिन ही हार गए, उनमें भी महान प्रतिभा छुपी हो सकती है। इसलिए उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। साधना की दुनिया में प्रतिभा, मजबूत युद्धशील हृदय और स्वयं पर लगाया लक्ष्य, इन तीनों के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और बुजुर्गों की नजर जिसमें थम गई थी, वह था रुद्रांश। सिर्फ 7 साल के बच्चे में उन्होंने चालाकी, संसाधनों का उपयोग और एक निर्भीक मार्शल हॉट देखा था। शुरुआत से ही वे देख रहे थे कि रुद्रांश सब सोच समझकर कर रहा था। जंगल में अपनी गंध छिपाने के लिए उसने शरीर को जिस तरह ढका, वह किसी और बच्चे ने नहीं किया। ज्ञान सबको दिया गया था, पर उसे लागू करना सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन रुद्रांश सीख भी रहा था और अपनी गलतियों से तुरंत बढ़ भी रहा था। हालांकि सच ये था, वह इनमें से कई गलतियां जानबूझकर कर रहा था।
आखिर अगर एक बच्चा जिसने कभी जंगल नहीं देखा और अचानक जंगली विशेषज्ञ बन जाए तो शक नहीं होगा। इसलिए वह धीरे धीरे सुधार दिखा रहा था ताकि लोग उसे तेजी से बढ़ने वाले प्रतिभाशाली के रूप में देखें। कई छोटी छोटी लड़ाइयां भी हुई थीं, पर वह हर बार असमर्थता दिखाकर भाग जाता। अब वह अपनी अनुकूलन क्षमता दिखा चुका था, अब बारी थी अपने संकल्प दिखाने की। गहरे जंगल में वह सावधानी से कदम बढ़ाता चला जा रहा था। उसका शरीर पेड़ों में घुला मिला, उसके कदम मापे हुए, पर फिर भी एक बच्चे जैसा कच्चापन जानबूझकर दिखाता हुआ। आखिरकार बुजुर्ग लोग सदियों से जी रहे लोमड़ी जैसे लोग थे, जरा सी गड़बड़ भी पकड़ लेते। आगे उसे एक विशाल खुला क्षेत्र दिखा और उसके बीचों बीच सो रहा था एक बड़ा सा बाघ, उसके शरीर से 2 गुना चमकीले रोए, ठोस मांसपेशियां। यह कोई डेमोनिक बीस्ट नहीं था, वरना ये परीक्षा नहीं नरसंहार बन जाता। डेमोनिक बीस्ट साधना कर सकते हैं, रूप बदल सकते हैं। अगर वे यहाँ होते तो बच्चों को चारे की थाली में परोसने जैसा होता। रुद्रांश दूर से छिपकर उसे देखता रहा। उसके अंदर बहुत दिनों से एक बेचैनी थी, एक ऐसी लड़ाई की प्यास जो उसे पूरी सीमा तक धकेल दे। और यह मौका बिल्कुल सही था। उसने परीक्षा वाला टोकन हाथ में लिया, एक ऐसा उपकरण जिसे बदला नहीं जा सकता। उसने गहरी नजर से उसे देखा और अपना आत्मबल सोल एनर्जी उस पर चलाया। अगर किसी ने ये दृश्य देखा होता तो दिमाग घूम जाता। 7 साल का बच्चा आत्मा को नियंत्रित कर रहा था। दैनिक साधना में आत्मा पर नियंत्रण पाना लगभग असंभव था। कुछ जन्मजात प्रतिभाएं इसे कर सकती थीं, पर वे भी उच्च स्तर पर पहुंचकर सालों अध्ययन के बाद। लेकिन रुद्रांश, इसका उत्तर उसे खुद भी नहीं पता। पहले जन्म, मौत, पुनर्जन्म, कुछ भी कारण हो सकता था, पर उसका सिद्धांत सरल था। ग्रेटर देन जवाब नहीं मिलता, छोड़ दो, जवाब खुद मिल जाएगा। उसने अपनी आत्मा शक्ति टोकन की संरचना में भेजी और दृश्य अचानक ग्लिच हो गया। सभी बुजुर्ग हैरान रह गए। बजाज अमरेश ने भौहें सिकोड़ ली। दुनिया आध्यात्मिक गुरु ने जितना भी प्रयास किया, कुछ रोक रहा था, पर वह पहचान नहीं पा रहा था। आत्मा शक्ति इतनी दुर्लभ थी कि ऊंचे लोकों में भी मुश्किल से मिलती है। उधर रुद्रांश मुस्कुराया, योजना सफल थी। उसने छोटी तलवार उठाए और बाघ के पास पहुंचा। जैसे ही वह एक निश्चित दूरी पर आया, बाघ की आंखें खुली। शिकार सामने देखकर उसके चेहरे पर लालच चमक गया। बाघ ने दहाड़ मारी सम्मान जताने की। रुद्रांश ने एक कान में उंगली डाली और बोला, ओए ओए, इतना चिल्ला क्यों रहा है? कान फाड़ देगा क्या? शांत बैठो, रंछो मौका मिलेगा। मौका मिलेगा। बाघ को लगता है शिकार का, पर रुद्रांश के लिए असली खेल कुछ और। उसकी नकली शांत और परिपक्व छवि टूट चुकी थी। अब सामने था असली रुद्रांश, आलसी, बेपरवाह, बदजुबान और बेहद खतरनाक। उसने शरीर खींचा, गर्दन चटकाए और बोला, ग्रेटर देन ओफा। आखिरकार असली मैं बाहर आ गया। काम जीनियस बनने का नाटक भी कोई चीज होती है क्या? बाघ हैरान हो गया। शिकार ऐसा बेहया और आराम से बात कर रहा था। बाघ गरजा, हमले की तैयारी में। रुद्रांश ने होंठ टेढ़े किए। ग्रेटर देन, अरे वाह, बड़ा तगड़ा बन रहा है तू। सोच रहा हूं पहले तुझे खाऊं या पहले तुझे डराऊं। उसने पेट पर हाथ फेरा, भूख वाला जेस्चर। बाघ की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे असली रुद्रांश सामने आ रहा था। चालाक, घमंडी, हेरफेर करने वाला, बेशर्म और सबसे ऊपर गालीबाज। काफी ताकतवर है, रुद्रांश ने सोचा, जबकि सामने खड़ा बाघ उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कोई परोसा हुआ खाना। वह सीधे खड़ा था, शरीर जितनी लंबाई वाली छोटी स्टील की तलवार हाथ में पकड़े हुए। हर बच्चे को एक हथियार लाने की अनुमति थी और यही वह तलवार थी जिसे उसने चुना था। बचपन में वह भारी प्रशिक्षण नहीं कर सकता था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी समझ या अनुभव खत्म हो चुके थे। वह बाहर से चाहे कितना भी ढीला ढाला दिख रहा हो, पर उसके शरीर की हर मांसपेशी तनी हुई थी, पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार। उसकी आंखें पूरे इलाके का निरीक्षण कर रही थीं। कहाँ फायदा मिलेगा, कहाँ खतरा, वह सब सोच रहा था। और उसी दौरान वह धीरे धीरे अपनी आत्मा ऊर्जा, सोल एनर्जी शरीर में भेज रहा था, ताकि उसकी ताकत, इंद्रियां और गति सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ जाए। उसकी आंखें अब बेहद तेज थीं।
जबकि बाघ उसे घमंड से देख रहा था। वजन लगभग 80-95 किलो, हमला पंजों और दांतों से करेगा। कमजोर जगह घुटनों के नीचे और पेट का हिस्सा। अब हमला ढांचा निकालने का समय। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह किसी भी प्रतिद्वंदी को कभी हल्के में नहीं लेता था, चाहे वह चींटी जैसा ही क्यों न हो। तलवार की पकड़ कसते हुए वह आगे बढ़ा। बाघ ने उसे तिरस्कार से देखा, पंजों में ताकत इकट्ठी की और झपट पड़ा। पर उसी क्षण रुद्रांश गायब सा हो गया। एक धमाकेदार आवाज के साथ वह बाघ के सिर के पास प्रकट हुआ और उसकी आंख पर सीधा वार कर दिया। खून उछला। रुद्रांश की कम ताकत के कारण आंख फूटी, पर गहरा वार नहीं हुआ। बाघ दर्द से पागल हो गया और पंजा झटकते हुए उसे मारने की कोशिश की। रुद्रांश ने आखिरी पल में शरीर मोड़कर पंजे का इस्तेमाल जंप प्लेटफॉर्म की तरह किया और हवा में पीछे हट गया। अब बाघ एक आंख से अंधा था और उसकी एकमात्र आंख में उबालता हुआ गुस्सा। ROAAAR। बाघ पूरी ताकत से दहाड़ा और बिजली की तरह उस पर झपटा। रुद्रांश की टांगों में सोल पावर भर गई। अब वह भी उतनी ही तेजी से हिल रहा था। हर बार जब बाघ हमला करता, वह बाल बाल बचकर निकल जाता। वह महसूस कर रहा था कि ये दैत्य कितनी असाधारण ताकत रखता है। पर यही तो वह चाहता था, एक ऐसी लड़ाई जो जान पर खेल दे। कई मिनट तक वह लगातार बाघ के पंजों और दांतों से बचता रहा और साथ साथ छोटी छोटी कटें लगाता रहा, वहीं जहां बाघ सबसे कम सुरक्षित था। धीरे धीरे सांसें भारी होने लगीं। रुद्रांश ने पीछे हटकर गहरी सांस ली। बाघ ने मौका देखते ही छलांग लगाई, पर अचानक उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह उठना चाहता था, पर शरीर ने जवाब दे दिया। उसकी आंखों में भ्रम था, मगर उठ नहीं पाया। रुद्रांश पास आया और उसके सिर पर हाथ रखा। कंफ्यूज हो, बाघ के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, पर वह हिल नहीं सका। रुद्रांश मुस्कुराया। मेरी कटें छोटी थीं, पर हर कट किसी नाजुक वेन पर थी। जितना खून बहा, शरीर उतना कमजोर होता गया और अब दिमाग ने खुद ही बाकी शरीर को शटडाउन कर दिया। जीवित रहने का तरीका समझो। फिर बिना देर किए उसने तलवार बाघ के सिर में उतार दी। उफ, बड़ी यह लड़ाई थी। अब समझ आ गया कि मेरा शरीर कितना संभाल सकता है। वह थोड़ा खींचा, फिर बाघ को घसीटता हुआ उस जगह ले गया जहां उसने पहले ही एक जाल बना रखा था, कांटों से भरा खुला गड्ढा। जैसे ही उसने बाघ को वहां गिराया, उसी पल फॉर्मेशन की समस्या ठीक हुई और एल्डर्स की नजरें फिर से उस पर आ गईं। जैसे ही दृश्य साफ हुआ, सबकी आंखें फैल गईं। वे एक नजर में देख सकते थे। रुद्रांश बाघ के गड्ढे के पास पड़ा था, वहीं बाघ नीचे फंसा था और पूरा दृश्य इतना साफ था कि सभी को समझ आ गया। उन्होंने लड़ाई का ज्यादातर हिस्सा मिस कर दिया। बहुतों ने मन ही मन गाली दी, इतनी धांसू लड़ाई चूक गए। दूसरी ओर बजाज, अमरेश और एल्डर्स की भौहें तन गईं। वे बूढ़े थे और जानते थे कि ऐसी जाल रणनीति एक बच्चा आसानी से नहीं कर सकता। उन्होंने हर दृश्य को देखने की कोशिश की, पर उन्हें सिर्फ यही दिखा। रुद्रांश ने बाघ को दिमाग से हराया। आखिर में उन्हें मानना पड़ा और आगे बढ़ जाना पड़ा। उसके बाद ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ। रुद्रांश ने और कुछ विशेष नहीं दिखाया। असल में वह चाहे तो अपनी कई अद्भुत कला दिखा सकता था, पर उसे पता था कि इसका कोई लाभ नहीं जब तक वह स्वर्ग चीरने वाली प्रतिभा नहीं दिखाएगा। बाकी सब ट्रिक्स बेकार थीं, और भविष्य में जब उसका छोटा सौतेला भाई अपनी प्रतिभा दिखाएगा, तो लोग रुद्रांश को भूल जाएंगे। धवल परिवार उसे जीने नहीं देगा अगर वह किसी तरह उनके वारिस के लिए खतरा बना। इसलिए उसने इतना ही दिखाया कि उसे स्वीकार कर लिया जाए, पर उससे डर न लगे, क्योंकि साधना की दुनिया में छोटी चालाकियां कुछ नहीं होती। फैसला हमेशा ताकत करती है। रुद्रांश ने लंबी सांस छोड़ी। वाह टिल्डर, ये तो मजेदार नहाना था। वह बोलता हुआ कपड़े पहन रहा था। परीक्षा खत्म हुए कुछ घंटे हो चुके थे। उसका प्रदर्शन बेहतरीन था और अगर उसकी प्रतिभा अच्छी जागी, तो वह परिवार का सीडेड कैंडिडेट बन जाएगा। कपड़े पहनकर वह बिस्तर पर लेट गया। सिर भर गया था सोचों से। बुजुर्ग उसका ध्यान करने लगे थे और साथ ही बड़े बच्चों की ईर्ष्या भी उसने ले ली थी।
ये सब तब तक ठीक है जब तक उसकी प्रतिभा न जागे। फिलहाल बड़े लोग बस उन बच्चों पर नजर रखते हैं जो भविष्य में उन्हें चुनौती दे सकते हैं। हाय, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? थकान चेहरे पर साफ दिख रही थी। लड़ाई, डर, सतर्कता और फिर उसकी माँ आरुषि की जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड बातें। लेकिन उसकी छोटी बहन अवनी ने उसे गले लगाया था, जिससे उसकी आधी थकान खत्म हो गई। उसने आंखें बंद की। मुझे पुनर्गठन की गोली किसी भी हाल में चाहिए। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। ये गोली वही एकमात्र चीज थी जो उसकी किस्मत बदल सकती थी। पहली जिंदगी में जब उसने इसके बारे में उपन्यास में पढ़ा था, वह उन मूर्खों को कोसता था जिन्होंने ये खजाना मिटा दिया था। उसने हाथ कसकर मोड़े। चारों स्वर्गों में हर व्यक्ति एक सीमा लेकर पैदा होता है, जिसे प्रतिभा कहते हैं। आप कितना भी संघर्ष करें, शरीर उसी स्तर तक सहज पहुंच सकता है जितनी प्रतिभा मिली है। हाँ, प्रतिभा बढ़ाने वाले सुप्रीम खजाने होते हैं, पर वे बेहद दुर्लभ होते हैं और हमेशा शक्तिशाली लोगों के हाथ में, जहां रुद्रांश जैसे बच्चे का पहुंचना असंभव है। और सबसे बड़ी बात, वे सीमा तोड़ते नहीं, बस थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं। रुद्रांश को याद आया कि उसकी प्रतिभा मर्त्यकोर स्तर की है। नीचे की दुनिया में यह अच्छी मानी जाती है, पर ऊपर की दुनिया में बस औसत। हाँ, वह इस प्रतिभा से ऊपर भी जा सकता है। जैसे अपनी पिछली जिंदगी में वह तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया था, पर कीमत इतनी भयानक थी कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उसकी शक्ति उस स्तर के लोगों के सामने कचरा थी। तीसरे स्वर्ग का नवजात बच्चा भी उसे पीट सकता था। उसकी प्रतिभा की सीमा ऐसी थी कि मर्त्यकोर तक तो ठीक, पर उसके आगे बढ़ने में उसे 100 गुना मेहनत लगती, और पहुंचने के बाद भी उसकी शक्ति बहुत कम रहती। पहली जिंदगी की सारी गलतियां उसकी आंखों के सामने घूम गईं। काले तरीकों से शक्ति पाना, घृणित काम करना, मां की मौत का दुख, नफरत और अंत में दूसरों का कठपुतली बन जाना। चारों स्वर्गों में शक्ति कई तरीकों से मिलती है। रक्तवंश, दिव्य शरीर, खगोलीय खजाने, विशेष आंखें और कई अनोखे रूप। पर उनमें से सिर्फ एक चीज पूरी जिंदगी बदल सकती थी, पुनर्गठन की गोली। दूसरे खजानों की तरह ये सिर्फ क्षमता नहीं बढ़ाती, बल्कि वह जन्मजात सीमाएं मिटा देती है। मतलब, पहले वह बहुत मेहनत करके मर्त्यकोर से ऊपर जाता था और फिर भी कमजोर रहता था, पर गोली खाने के बाद अगर वह स्वर्ग कोर क्षेत्र तक पहुंचे तो उसकी शक्ति उतनी ही होगी जितनी उस स्तर के जन्मजात प्रतिभाशाली की होती है। ये गोली स्वर्ग नियमों के खिलाफ जाती है, इसलिए इसे स्वर्ग उलट गोली कहा जाता है। यह उसे जीनियस नहीं बनाएगी, यह उसे मुफ्त शक्ति नहीं देगी, बस उसकी जंजीरें तोड़ देगी। बाकी शक्ति वह खुद हासिल करेगा। वह उन खजानों को समय रहते चुरा लेगा जिनके बारे में वह पहले से जानता है, लेकिन ऐसे जो भविष्य की धारा न बिगाड़े। ये सब सोचकर उसने धीरे से आंखें खोली। एक हल्की मुस्कान चेहरे पर आई। बस ये गोली मिल जाए, फिर खेल शुरू। पुनर्गठन की गोली नाम से भले साधारण लगे, पर अगर दुनिया को इसकी असली कीमत पता चल जाए तो चारों स्वर्गों में खून की नदियां बह जाएंगी। खासतौर पर वे बूढ़े अमर जो अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। उनके लिए ये गोली नई जिंदगी होती। गोली किसी की प्रतिभा बढ़ाती नहीं, लेकिन रास्ता खोल देती है। और बस यही काफी है कि कई बड़े जीनियस भी इसके लिए लड़ पड़े। रुद्रांश को एक और फायदा था। भविष्य में ये गोली वैसे भी किसी ने खाई नहीं थी, इसलिए वह इसे लेकर कहानी की धारा बदल जाने का डर नहीं रखता था। लोग सोचेंगे कि वह इतना भविष्य को लेकर सतर्क क्यों है, क्योंकि उसने पहले ही महायुद्ध देखा था। उसने हेवनली अपोजर्स की किताब से चारों स्वर्गों की असल सच्चाई समझ ली थी। वह जानता था एक समय आने वाला है जहां केवल शक्ति ही न्याय बनेगी, चारों स्वर्ग बचे रहें। इसके लिए हेवनली अपोजर का होना जरूरी था, वरना पूरा अस्तित्व केओस के हवाले हो जाता। हेवनली ट्री चारों स्वर्ग और ब्रह्मांड की रक्षा करता है। उसके बाहर भयावह केओस जीव भटकते रहते हैं जो इस दुनिया को निगलना चाहते हैं। किताब में लिखा था, एक अमर को केओस ने भ्रष्ट कर दिया था। वह स्वर्गों की रक्षा करने के बजाय
उनकी जड़ों को ही काटने लगा था। धीरे धीरे कई अमर उसकी चाल में फंस गए और दुनिया की ढाल कमजोर होती गई। इसी खतरे को महसूस करके चारों स्वर्गों ने लगातार प्रतिभाशाली बच्चों का जन्म बढ़ाना शुरू किया, यानी भविष्य के नायक। महाद्वार ढहने के बाद केओस युद्ध शुरू होने वाला था, पर रुद्रांश की परेशानी, उसने किताब का आखिरी भाग कभी पाया ही नहीं। वह नहीं जानता दुनिया का अंत कैसा होता है। इंद्रिड में रहते हुए उसने पूरा क्षेत्र खंगाल डाला था, पर अंतिम खंड नहीं मिला। इसीलिए वह जल्द से जल्द शक्तिशाली होना चाहता था। उसने पहले सोचा था कि महान खजाने चुरा ले, पर वे खजाने खुद चुनते हैं और औसत प्रतिभा वाले रुद्रांश को कभी नहीं चुनते। दूसरी बड़ी विरासतों में अपने अभिशाप और बोझ होते हैं, जो वह नहीं उठाना चाहता था। भविष्य क्या लाएगा, ये सोचकर उसका खून खौल उठता था। उसे शक्ति चाहिए थी और जल्दी चाहिए थी, और हाँ, एक बार अमर बन गया तो वह किसी भविष्य के महान व्यक्ति की टांग पकड़कर आगे की यात्रा आराम से निकाल लेगा, कोर ग्रुप में जगह बनाएगा और आराम से जिएगा। हम सुनने में तो प्लान मजेदार लगता है। वह हंस पड़ा, लेकिन इसके लिए पहले उसे पुनर्गठन की गोली चाहिए थी। किताब के अनुसार ये गोली स्वर्ण युग के सबसे महान रसायनज्ञ ने बनाई थी, एक ऐसा इंसान जिसकी शक्ति आज कोई सोच भी नहीं सकता। वह स्वर्ग की सीमाएं तोड़ने का तरीका ढूंढते ढूंढते मरा, और यह गोली सदियों तक खोई रही। भविष्य में ये गोली हेवनली अपोजर के नेता को मिली थी, पर वह बहुत देर से पहुंचा था। गोली सिर्फ 10 साल के बच्चे पर ही काम करती है, इसलिए उसने उसे नष्ट कर दिया था। पर इस जन्म में रुद्रांश उसे पहले ही ले आएगा और खा जाएगा। उसे बस इतना पता था कि गोली काले पत्थर जैसी दिखती थी और खून में भिगोने पर ही असली रूप दिखाती थी। बाकी जानकारी कहानी के विवरण ने उसे पूरा प्लान बनाने के लिए काफी थी। वह इंतजार कर रहा था और सही समय आने पर सब हो जाएगा। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और उसकी 4 साल की बहन अवनी धीरे से अंदर आई। सिल्वर बाल, नीली एपैथेटिक आंखें और प्यारी सी स्लीपिंग गाउन में। रुद्रांश मुस्कुराया, तो आज भी मेरे साथ सोने आए हो? अवनी सिर हिलाती है। डर गई थी आज, फिर सिर हिलाया। रुद्रांश हंस दिया। वह अच्छी तरह जानता था वह झूठ बोल रही है। वह बस साथ सोना चाहती थी। वह जानता था कि एक दिन उसकी स्वाभाविक ठंडक लौट आएगी और वह उससे दूर हो जाएगी, और यह सोचकर उसका दिल हल्का सा कस जाता था, जैसे कोई पिता अपनी बेटी को बड़ा होता देखता है। आओ, आज मैं भी थोड़ा अकेला था। इतना सुनते ही अवनी बिना भाव वाले चेहरे के दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। चेहरा भले स्थिर था, पर अंदर उसके तारों जैसे खिलते भाव रुद्रांश महसूस कर सकता था। वह उससे चिपक गई, अपने ठंडे छोटे हाथ उसकी गर्दन में डाल लिए और सिर उसके सीने पर रख दिया। उसकी ठंडी सांसें रुद्रांश के दिल को शांत कर रही थीं। उसने भी उसे धीरे से सहलाया और कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। कुछ देर बाद उसने पूछा, अवनी, तुम्हारा भाई ट्रायल में कूल लगा? अवनी ने उसकी आंखों में झांका, तेजी से सिर हिलाया। वह उसकी प्रशंसा को महसूस कर सकता था। तो मजा आया? वह चुप रही पर सिर हिलाया। रुद्रांश हंस पड़ा, क्या करूं, पैदा ही महान हुआ हूं। उसकी शरारती बात पर अवनी ने फौरन हामी भरी। उसके लिए उसका भाई सब कुछ था, उसकी गर्माहट, उसकी सुरक्षा, उसकी पूरी दुनिया। अवनी के भीतर से उठती सच्ची प्रशंसा और विश्वास को महसूस करके इतना मोटी चमड़ी वाला रुद्रांश भी एक पल के लिए शर्मा गया। वह जानता था भविष्य में उसकी बहन उसे पीछे छोड़ देगी, खासकर जब उसका दिव्य शरीर जागेगा। पर इस बार न उसे जलन थी, न कोई कटुता, क्योंकि वह जानता था अवनी की शक्ति किस्मत की कीमत लेकर आती है। दिव्य शरीर जागते ही उसकी भावनाएं बर्फ बन जाएंगी। लोगों से लगाव जताना, अपनी भावनाएं व्यक्त करना लगभग असंभव, सिर्फ थोड़ा सा स्नेह चाहने वाली लड़की के लिए। ये बहुत दुखद भविष्य था। रुद्रांश ने उसे बाहों में कसकर पकड़ रखा था। अवनी उसके सीने में सिमटी हुई थी, शांत, निश्चिंत। पहली जिंदगी में वह उससे नाराज रहता था। मां की मृत्यु से पहले एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ अवनी को ले गया था।
और वह तीसरे स्वर्ग की सबसे बड़ी संप्रदायों में शामिल हो गई थी, जो चौथे स्वर्ग के एक पवित्र देवालय से जुड़ा था। उधर रुद्रांश अपने ही परिवार द्वारा शिकार बनाया गया। मां आरुषि ने उसे बचाने में सब कुछ झोंक दिया, पर नतीजा वही, शक्ति के आगे प्रेम हार गया। उसने यून परिवार अब बजाज परिवार को भारी नुकसान पहुंचाया था, पर अंत में वह मार दी गई। जब अवनी लौटी, वह अकेले ही उस परिवार को निम्न स्वर्ग से मिटा चुकी थी, पर तब तक सब खत्म हो चुका था। उसने अपनी छोटी बहन पर गालियां फेंकी थीं, उसे ठंडी, निर्दयी, जो चाहे कह दिया था, और अवनी बस अपनी भावहीन आंखों से उसे देखती रही। वह तब केवल 18 साल का लड़का था, दर्द में डूबा और दोष गलत जगह डाल रहा था। उन्हीं भावनाओं ने उसे अंधकार के रास्ते पर धकेल दिया। वह शैतानी साधना में आगे बढ़ता गया, ऐसी साधना जिसके दर्द को साधारण मनुष्य सह भी नहीं सकता। फिर भी रुद्रांश तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया था। उसकी प्रतिभा को देखते हुए यह असंभव जैसा कारनामा था, पर वह जीवन खाली था, नफरत से खाया हुआ। उसका शरीर भी एक दिन टूटने ही वाला था। उसकी मृत्यु के समय हेवनली अपोजर्स की किताब से उसे सच्चाई पता चली। अवनी की राह भी उतनी ही कष्टदायक थी। इंद्रेड की दुनिया, वहां मिले लोग और उसके गुरु ही थे जिन्होंने उसे जीने का रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जिस पर प्रतिभाहीन व्यक्ति भी चल सकता था। इन सब विचारों से निकलकर उसने अवनी की ओर देखा। वह उसे देख रही थी अपनी शांत नीली आंखों से। वह मुस्कुराया और उसके बालों को हौले से उलझा दिया। अवनी, क्या तुम साधना करना चाहती हो? अवनी सिर हिलाती है। क्यों? वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, सुरक्षा। रुद्रांश मुस्कुराया, अपने भाई की रक्षा करोगी? अवनी फिर से सिर हिलाती है। हा हा हा, ये हुई न बात। वह खिलखिलाकर हंसा, फिर झुककर उसके माथे पर चुंबन दिया। तो सुनो अवनी, तुम्हारा भाई वादा करता है कि वह तुम्हें पूरी तरह ठीक करेगा। तुम साधना करोगी और एक खुशहाल जिंदगी जियोगी। अवनी ने बिना भाव वाले चेहरे के धीरे से सिर हिलाया, पर उसके भीतर भरोसे की चमक फैल गई। उसे सबूत नहीं चाहिए था, उसके भाई का वादा ही काफी था। रुद्रांश ने उसे और कसकर गले लगाया, और वह धीरे धीरे उसके सीने पर सो गई। क्या ऐसे लगता है जब किसी की बेटी होती है? उसने मन ही मन सोचा। दोनों जिंदगियां मिलाकर वह लगभग 60 वर्ष का था, और अनुभव ने उसे परिपक्व बना दिया था। उसके लिए ये छोटी सी बच्ची मानो उसकी दुनिया थी। वह जानता था कि अवनी साधना में उसे पीछे छोड़ देगी, पर इस बार वह बहुत पीछे नहीं रहना चाहता था। पहली जिंदगी में वह सिर्फ शक्ति के पीछे भागता गया और किसी और की कठपुतली बनकर मर गया। दूसरी जिंदगी में वह अपने प्रियजनों की रक्षा करते हुए मरा। अब वह तीसरे मौके में जीवन का आनंद भी लेना चाहता था। क्या मेरी मर्सनरी टीम के वो बेवकूफ अभी भी जिंदा होंगे? सोचकर वह हल्का हंस पड़ा। वह जानता था खतरे फिर भी आएंगे, मौत फिर भी सामने खड़ी हो सकती है, पर वह अब नहीं डरता। 2 बार मरने से मौत का डर भी कम हो जाता है। इस बार वह शक्तिशाली भी बनेगा और जिएगा भी। चारों स्वर्गों में जितनी अद्भुत जगहें हैं, वह सब देखना चाहता था, और इस युग में जितनी सुंदरियां पैदा होंगी, उनका सौंदर्य दूर से निहारने में बिल्कुल कोई नुकसान नहीं, बशर्ते दूर ही रहो। करीब गए तो कांटे चुभेंगे। पागल औरतों से दूरी, ये मेरा जीवन सिद्धांत है, उसने खुद से कहा। इन विचारों के साथ वह अवनी को बाहों में लिए गहरी नींद में चला गया। उसे क्या पता था कि भविष्य की कई खूबसूरत मुसीबतें उसका चैन छीनने वाली थीं। तो आखिर शुरू हो ही गया। हाँ, रुद्रांश ने खुद से बुदबुदाया। वह साधना कक्ष में पद्मासन लगाकर बैठा था। परीक्षा को 3 साल हो चुके थे। अब वह 10 साल का था। अभी अभी उसकी प्रतिभा जागरण विधि खत्म हुई थी। जैसा उसने सोचा था, उसकी प्रतिभा मर्त्य कोर्स स्तर की निकली। बाद में उसे बुजुर्गों की बधाई, अजीब सी तारीफें और वही थकाने वाली औपचारिकताएं सहनी पड़ी। उसकी मां आरुषि ने उसे प्यार से लगभग घोंट ही दिया, और बहन अवनी ने उसे कसकर गले लगाया। सबसे छुटकारा मिलते ही वह खुद को इस कमरे में बंद कर आया। 3 साल में कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, बस वह लंबा हो गया था।
चेहरे से थोड़ी मासूमियत गायब हुई थी और परिवार में उसका नाम पड़ गया था, चुप रहने वाला बच्चा। वह अपनी उम्र के बच्चों से दूर रहता था, सिवाय अवनी और तेजस्विनी के। तेजस्विनी ने भी इस बार परीक्षा पार कर ली थी और उसकी प्रतिभा पृथ्वी कोर्स स्तर की निकली। रुद्रांश से भी दुर्लभ। पहली जिंदगी में उसने ऐसा कभी नहीं सुना था। इसका मतलब था उसके दखल ने इतिहास बदल दिया था। परीक्षा के अगले दिन तेजस्विनी अचानक गायब सी हो गई थी। जिज्ञासा में रुद्रांश ने उसे ढूंढा और पाया कि वह सदमे में थी, छूने पर चीख उठती थी। आम हालात में रुद्रांश किसी की चिंता नहीं करता, पर वो लड़की पहले दिन से उसके आसपास रहती थी और उसकी मासूम ऊर्जा कभी कभी उसे शांति दे देती थी। तो उसने बस एक पल के निर्णय में उसकी मदद कर दी। वह खुद कई आघात झेल चुका था। एक 7 साल की बच्ची को बाहर निकालना उसके लिए मुश्किल नहीं था। थोड़ा सहारा, थोड़ी समझ और वही दृश्य दोबारा शांतिपूर्वक दोहराना। और धीरे धीरे तेजस्विनी फिर वही चंचल बच्ची बन गई। अब वह पहले से ज्यादा परेशान करती थी, पर रुद्रांश इसे सामान्य मान चुका था। कम से कम उसका दिमाग हल्का हो जाता था। 3 साल में उसने खुद को भी आराम नहीं दिया था। उसने अपने शरीर के लिए एक सख्त लेकिन संतुलित प्रशिक्षण रखा था, ताकि शरीर बढ़ते समय खराब न हो। ना एब्स बने थे, ना भारी शरीर, पर उसकी काया सुडौल और तेज दिखने लगी थी। माँ रोज उससे चिढ़ाती थी, हमारा बेटा बड़े होकर दिल तोड़ेगा, और वह लाल चेहरा छिपाने की कोशिश करता था। पूरी मजबूरी में इन सब के बीच वह अपने असली लक्ष्य पर काम कर रहा था, पुनर्गठन की गोली। उसने माँ के जरिए कुछ साधकों को नियुक्त किया, जो उस प्राचीन खंडहर में सामान खोजते थे जहां ये गोली कभी मिली थी। क्योंकि वह स्थान सभी के लिए खुला था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। और आखिरकार गोली उसके हाथ में थी, काले संगमरमर जैसी, इतनी काली कि जैसे रोशनी को निगल रही हो। ये छोटा सा पत्थर उसकी पूरी किस्मत बदल सकता था। उसने देर नहीं की, हथेली पर कट लगाया, रक्त बहा और गोली को उसमें रखा। गोली ने रक्त को अत्यंत तेजी से सोखना शुरू किया। कुछ ही पलों में वह बदलने लगी। अचानक कमरे में एक भारी दबाव उतरा, मानो आसमान उस पर गिरने वाला हो। स्थिति बिगड़ने से पहले रुद्रांश ने गोली पकड़ ली और अपनी कौशल विस्मृत सक्रिय कर दी। ये कौशल उसकी उपस्थिति को मिटा देता था। लोग उसे देख सकते थे, लेकिन महसूस नहीं कर सकते थे। ये युद्ध में बहुत काम का नहीं था, पर अभी यह उसकी जान बचाने वाला था, क्योंकि यह गोली वास्तव में स्वर्ग नियमों के खिलाफ थी। अगर स्वर्ग ने उसकी उपस्थिति महसूस कर ली, तो गोली और रुद्रांश दोनों राख हो जाते। दबाव अचानक गायब हो गया। उसने राहत की सांस ली। गोली अब 2 रंगों में थी, आधा हिस्सा अनंत अंधकार, आधा तेज सफेदी। वह मुस्कुराया, गोली मुंह में डाली, थोड़ा स्वाद लेने की कोशिश की। फीकी है, कम से कम फॉरबिडन पिल का स्वाद तो अच्छा होना चाहिए था। थोड़ा नाखुश होकर उसने गोली निगल ली। गर्मी उसके भीतर फैल गई। आराम इतना गहरा था कि वह खुद ब खुद नींद में डूब गया। और जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसका शरीर टूटने लगा, सिर से पांव तक दरारें, जैसे कोई कांच फट रहा हो। उसके चारों ओर भारी जंजीरें उभरी, जो उसकी प्रतिभा की सीमाओं का प्रतीक थीं। हर जंजीर उसके शरीर के किसी हिस्से से जुड़ी थी। दरारें फैलने लगीं, जंजीरों तक जंजीरें भी फटने लगीं। उसका शरीर अब 2 दुनियाओं के बीच डोलता लग रहा था। अजीब, धुंधला पर शक्तिशाली। काला और सफेद प्रकाश उसके शरीर से फूट रहा था, धीरे धीरे एक कोकून बनाते हुए। जंजीरें एक एक कर टूटती गईं। हर टूटे हिस्से को कोकून निगल गया। अगर उसकी कौशल विस्मृत सक्रिय न होती, तो कोकून पूरा बनते ही स्वर्ग उसे नष्ट कर देता। लेकिन स्वर्ग उसे महसूस ही नहीं कर पाया। और दुनिया को बताए बिना एक नया दैत्य, एक अनंत संभावनाओं वाला अस्तित्व धीरे धीरे जन्म ले रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5 घंटे बीत चुके थे। रुद्रांश पूरी तरह उस कोकून में बंद था। अच्छी बात थी कि उसने पहले ही सबको बता दिया था कि उसे कुछ घंटों तक कोई परेशान न करे, वरना उसकी जरूरत से ज्यादा परवाह करने वाली माँ आरुषि दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती
और फिर हालात बेहद अजीब हो जाते। कोकून लगातार बड़ा हो रहा था, क्योंकि उसकी शरीर को बांधने वाली हर जंजीर टूटकर उसी में समा रही थी। काला और सफेद प्रकाश धड़कता रहा, और कोकून के भीतर किसी हृदय की धम धम की आवाज गूंजती रही। कुछ देर बाद क्रीक क्रैक क्रीक क्रैक, पूरे कोकून में दरारें भर गईं, और अगले ही पल वह फटकर लाखों चमकीले कणों में बिखर गया। रुद्रांश वहीं खड़ा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं दिखता था। उसका चेहरा जो पहले सिर्फ सुंदर लगता था, अब उसमें एक अजीब सा आकर्षण जुड़ गया था, कुछ ऐसा जो सामने वाले को खींच ले। उसकी काली आंखें अब इतनी गहरी थीं, जैसे किसी अंधकार का गर्त हो, और उनके भीतर एक छोटी सी लगभग अदृश्य सफेद रोशनी धीरे धीरे चमक रही थी। उसके काले बालों में अब स्वाभाविक रूप से सफेद लंटें मिल चुकी थीं, जो दिखने में विरोधाभासी होने के बजाय एक अद्भुत सम्मोहन पैदा करती थीं, मानो उसके अंदर कोई सीमा टूट गई हो। रुद्रांश ने गहरी सांस छोड़ी, और ठंडी सफेद भाप कमरे में फैल गई। उसने तुरंत जांच की, उसकी कौशल विस्मृत अभी भी सक्रिय थी। वह राहत की सांस लेता है। ये कौशल उसकी उपस्थिति को गायब कर देता था। दुनिया उसे देख सकती थी, पर महसूस नहीं कर सकती थी। यही कारण था कि स्वर्ग की नजरों से ये परिवर्तन पूरी तरह छिपा रहा। अब उसने कौशल बंद किया। उसकी आत्मा शक्ति पर्याप्त मजबूत हो चुकी थी, वरना वह इतना समय इसे थाम नहीं पाता। खड़ा होकर उसने हाथ पैर फैलाए। जोड़ों से हल्की चरमराहट निकली। कुछ मिनट तक वह शरीर की हर हरकत जांचता रहा। थोड़ी शक्ति बढ़ी थी, पर असली बदलाव था स्वतंत्रता। क्या यही एहसास है आजाद होने का? उसने खुद से कहा। अपनी आंखें बंद कर उसने अंदर की स्थिति महसूस की, और तभी उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसके भीतर अब दो कोर थे, एक मार्शल कोर और दूसरा आध्यात्मिक कोर। यही वह चीज थी जो किसी को विश्व आत्मा मास्टर बनने की राह देती थी। वह शक करता था, लेकिन अब पुष्टि हो चुकी थी। कमाल, सच में कमाल। वह मन ही मन हंसा। उसने समय देखा, 5 घंटे ही बीते थे। ये अच्छा था। वह शीशे में खुद को देखता है। चेहरा बदला था, पर इतना भी नहीं कि लोग डर जाएं। वह इसे आसानी से अचानक हुई कल्टिवेशन म्यूटेशन कहकर समझा सकता था। असल में उसने बहुत सोचा था कि इस गोली के बारे में मां आरुषि को बताए या नहीं, पर यह बात किसी को बताना स्वर्ग को सीधा निमंत्रण देने जैसा था। जितने कम लोग जानते, उतना सुरक्षित। ये भी नहीं पता था कि गोली खाने के बाद क्या होगा। दर्द, मौत, महीनों की नींद, कुछ भी हो सकता था। फिर भी उसने यही स्थान चुना, क्योंकि इससे सुरक्षित जगह और कोई नहीं थी। और अगर कोई परिवर्तन होता, तो वह कह देता कि कल्टिवेशन से हुआ है। कोई शक नहीं करता। उसके दादा बजाज अमरेश भी कुछ नहीं खोज पाते, क्योंकि सच्चाई थी ही नहीं। अब वह जन्मजात रूप से सीमाहीन था। वह फिर बैठ गया, पद्मासन लगाकर। अब समय था वास्तविक कल्टिवेशन शुरू करने का। किसी भी तकनीक को अपनाने से पहले 3 चरण होते हैं: मेरिडियन खोलना, कोर का सही निर्माण, और शरीर को ऊर्जा सहने के लायक बनाना। पिछले 3 सालों में सभी बच्चों को यही सिखाया गया था। मार्शल रूप, शरीर को मजबूत करने वाले अभ्यास, सिद्धांत और आधार की महत्ता। लेकिन रुद्रांश अपने लिए अलग ही तैयारी कर चुका था। उसका शरीर बाहर से साधारण था, पर भीतर वह एक विस्फोटक हथियार की तरह तैयार था। ये कमरा विशेष रूप से बच्चों के लिए था, जहां शुद्ध ऊर्जा इकट्ठी होती थी। यहां कोई भी आसानी से चिल्ला नहीं सकता था, क्योंकि दरवाजा तब तक नहीं खुलता जब तक प्रक्रिया खत्म ना हो। अगर हालत बिगड़ती तो बाहर से मदद आती। बहुत से बच्चे ऊंचा जोखिम लेकर अपनी प्रतिभा बढ़ाने की कोशिश करते थे, पर ज्यादातर मर जाते थे। उसे फर्क नहीं पड़ता था। अवनी, आरुषि और तेजस्विनी छोड़कर बाकी किसी से उसे कोई लगाव नहीं था, और जिस विधि को वह अपनाने वाला था, वह बाकी बच्चों की विधि से कई गुना खतरनाक थी। ये तरीका तीसरे स्वर्ग की कुख्यात जर्कियन कुल की विधि थी। एक ऐसा परिवार जिसके हर सदस्य प्रतिभाशाली, पागल और बेहद शक्तिशाली होते थे। और आज उसी पागलपन का बीज रुद्रांश खुद में बोने जा रहा था।